ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। डेवऑप्स का जो आज सेशन स्टार्ट कर रहे थे, दिस इज़ जस्ट द ओरिएंटेशन सेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम 2 से 3 चीज़ें जो कवर करेंगे। लेट मी फर्स्ट टेल यू कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा एंड देन वी विल प्रोसीड टू द मेन टॉपिक एंड दिस इज़ द डेवऑप्स। सो इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माई नेम इज़ उस्मान. I'm currently working as a staff DevOps engineer. So ट्रेनिंग से तकरीबन मुझे ट्रेनिंग्स करवाते हुए अराउंड 3 years हो चुके हुए हैं. आई एम अ प्रोफेशनल AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एंड AWS की भी सर्टिफिकेशंस की प्रेपरेशंस का एक मेरा कोर्स कंटेंट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ. एंड अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 300 स्टूडेंट्स मेरे AWS के हैं एंड मोर देन 150 स्टूडेंट्स जो हैं मेरे DevOps के हैं, बिकॉज DevOps मैंने रिसेंटली आई थिंक स्टार्ट किया था एंड दिस इज द बैच ऑफ नंबर 6 जो कि मेरा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टुडे. सो जो मेनली पर्पस है मेरा इस पूरे ट्रेनिंग्स को करवाने का, वो उसमें डबल मुझे तो फायदा होता ही है ऑब्वियसली, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये बेनिफिट होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुझे रेगुलरली इन टच रहता हूँ, रिवीजन होती रहती है मेरी डिफरेंट डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस से. और उसके अलावा क्या नाम है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये होता है कि मैं उनको अपना नॉलेज शेयर करता हूँ, बिकॉज एट द मोमेंट इतनी टफ रूटीन के बाद जो है वो सारी चीज़ों का अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करना, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना और उसको एक कोर्स कंटेंट में ला के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको डेवऑप्स की सारी चीज़ें कवर कराना, दिस इज टफ थिंग, जो कि मुझे शायद लगता है कि माइट बी आई एम सर्वाइविंग माई लिटिल स्किल्स, जो कि मैं शायद इस टाइम में नई चीज़ें भी सीख सकता हूँ, बट आई प्रेफर टू शेयर माई नॉलेज. तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको शायद कुछ अंडरस्टैंड करते हैं मेरे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, कि मैं जो है वो अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और उसको एक प्रॉपर कोर्स कंटेंट के अंदर भी मैंने कन्वर्ट किया हुआ है. अब इसी पूरे एक्सपीरियंस के साथ जो कि मैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, एल्बिस्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैं बेस्ट सर्विसेज जो है वो टीम मेरी जो है वो दे रही है. उसके अलावा ऑब्वियसली एट द मोमेंट आई एम वर्किंग विद अ यूके बेस्ड कंपनी जो कि जिसको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ. और जो डेवऑप्स की जो टॉप टूल्स हैं लाइक क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म और AWS जो कि प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं. सो वहाँ पर अच्छे एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने के बाद मैं उसको अपने कोर्स कंटेंट के अंदर उन प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करता हूँ एंड देन आई विल शेयर माई नॉलेज. सो दिस इज द कोर्स अबाउट रिलेटेड टू दीज थिंग्स. इस पूरे जो आज का ओरिएंटेशन सेशन है, इसमें मैं आप लोगों को इसको ओपन सेशन रखने का मेनली पर्पस ये है कि जस्ट टू इंट्रोड्यूस कि जिन लोगों को बहुत अच्छा से आइडिया नहीं है अबाउट द डेवऑप्स, अबाउट द डेवऑप्स प्रैक्टिसेस, अबाउट द डेवऑप्स टूल्स, कल्चर क्या है एग्जैक्टली उसकी रीज़न क्या थी इंट्रोड्यूस होने की, और इतना ज़्यादा वर्ल्ड में जो है इस टाइम दुनिया में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो स्पीड से डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो कि उनको बेनिफिट मिल रहा है. तो जब उनको बेनिफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट में डेवऑप्स इंजीनियर्स की डिमांड ज़्यादा है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या नाम है आर्किटेक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है. सो दीज आर द थिंग्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इस टाइम, इस टूल को या इस टेक्नोलॉजी को सीखना और इस टाइम मार्केट में अपनी प्लेस बनाना. जस्ट एक एक एग्जांपल मैं दूंगा आप लोगों को कि व्हेन एवर आई पास फ्रॉम द यानी कि मैंने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, मैंने उस टाइम शायद किसी को याद हो 2013-14 के अंदर CCNA, CCNP, सिस्को सर्टिफिकेशंस आर द टॉप नॉच जो कि टेक्नोलॉजीज में से थी, जिसमें मार्केट में एक्सट्रीम लेवल के ऊपर नेटवर्क साइड के ऊपर आईटी में बहुत ज़्यादा डिमांड थी. एंड आई एम वन ऑफ द पर्सन, आई एम नॉट अ डेवलपर, आई एम नॉट हैविंग अ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ. आई कन्वर्टेड माई सेल्फ टू द IT. फर्स्ट मैंने IT की 5 years जॉब्स की थी जो कि मेरी वॉइस ओवर IP के अंदर थी, एंड देन आई विल ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ टूवर्ड्स द डेवऑप्स. एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो कि मैंने शायद उस टाइम लिया, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग दैट के IT is not as much demanded or as much इम्पॉर्टेंट उस टाइम, क्योंकि बिकॉज मैं पाकिस्तान की उस कंपनी में काम कर रहा था जो कि पाकिस्तान में टॉप वॉइस ओवर IP की सर्विस प्रोवाइडर है, एंड दिस इज कॉल्ड द IBEX. अफिनिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा. तो ये वो कंपनी थी जिसमें मैं काम कर रहा था, तो ऑब्वियसली उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं था. तो मुझे ये चीज़ रियलाइज की मैंने कि दिस इज अ टाइम कि जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड फॉर द डेवऑप्स,
कि मुझे जल्द से जल्द डेवॉप्स की प्रैक्टिसेस सीखनी है, एंड देन मुझे डिफरेंट इंटरव्यूज दिए, एंड समहाउ विद इन आई थिंक 3 years और 3.5 years मैं इस टाइम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग टू मैनी इंटरव्यूज रिगार्डिंग, यानी कि डेवॉप्स से रिलेटेड रिसोर्सेज हायर करने से रिलेटेड कंपनीज को सर्विसेज दे रहा हूँ। उसके अलावा ऑब्वियसली टॉप जो है वो पाकिस्तान की जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और मैं उनको डेवऑप्स की सर्विसेज दे रहा हूँ। सो दिस इज द टाइम कि जो कि आप लोगों को अडॉप्ट करना है, एंड दिस इज द इंट्रोडक्टरी सेशन जो कि आप लोगों को बताएगा कि ऑब्वियसली व्हाट इज द डेवऑप्स, व्हाट इज द क्योंकि बिकॉज डेवऑप्स इज नॉट अ स्मॉल थिंग। डेवऑप्स के अंदर बहुत ज्यादा टूल्स आते हैं, बहुत ज्यादा लेयर्स हैं। सो वी विल कवर दोज टेक्नोलॉजीज और दोज टूल्स जो कि सबसे ज्यादा इस टाइम डिमांडेड हैं। सो आई थिंक जो कि हम इस पूरे कोर्स कंटेंट में कवर करेंगे, एंड दिस इज just the introductory session. Okay, so let's start. DevOps से रिलेटेड बता देता हूँ। आप लोग के क्वेश्चंस भी मैं लूंगा, एंड आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट कि आप लोग जरूर क्वेश्चंस करें। चैट में लिख के बेशक क्वेश्चंस करते जाएं मेरे सेशन के दौरान ही, एंड आई विल आंसर एट द एंड ऑफ द सेशन, ताकि या मुझे जब ब्रेक लेनी होगी तो वो मैं आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगा। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग चैट में जो है वो मुझे क्वेश्चंस करते रहें, एंड देन आई विल आंसर एट द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, डेवऑप्स एग्जैक्टली है क्या? डेवऑप्स से पहले को डेवऑप्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके कुछ एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। देखिए, जिस तरह किसी भी बिल्डिंग को जब हम लोग यानी कि बनाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होता है? सबसे पहली काम होता है प्लानिंग करना, कि भाई अब हमें प्लानिंग करनी है और हमें बनानी है ऑर्गेनाइज यानी बिल्डिंग। ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि कभी भी किसी भी हम लोग यानी बिल्डिंग को भी डिजाइन करते हैं, या हम लोग यानी कि प्लान करते हैं कि किसी को स्टार्ट करना है, हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी। सो फर्स्ट द मेन थिंग इज दैट कि जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, सो सेम एज इट इज फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हम लोग का इनिशियली जो स्टार्ट है वो ऑब्वियसली फ्रॉम द प्लानिंग स्टार्ट होता है, कि हम एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जब डेवऑप्स को अंडरस्टैंड करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट साइकिल ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लानिंग है, प्लानिंग से स्टार्ट होती है ऑब्वियसली कि हमें क्या एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, उसके फीचर्स क्या होंगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि हम डिसाइड करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल एनालाइज। एनालाइज किस तरह से किया जा सकता है? इस चीज को करने के लिए, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम किन टूल्स को यूज कर सकते हैं, एंड कौन से टूल्स ज्यादा बेटर हैं उस चीज को बनाने के लिए, करने के लिए। सो देन वी विल एनालाइज, एंड आफ्टर दैट डिजाइनिंग स्टार्ट होती है। आर्किटेक्चर डिजाइनिंग इज द वन ऑफ द कोर थिंग इन द DevOps, बिकॉज आई एम आर्किटेक्ट पर्सन। मैं कभी भी किसी भी क्लाइंट को कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट एंड डिजाइन कंप्लीट आर्किटेक्चर, जहां पर आर्किटेक्चर के अंदर कुछ पर्सपेक्टिव होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट जो सबसे टॉप पे होता है वो ऑब्वियसली सिक्योरिटी, हमें पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना पड़ता है। देन वी विल मेक श्योर दैट कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हाईली स्केलेबल होना चाहिए, हाईली अवेलेबल होना चाहिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होना चाहिए, और उसके ऊपर ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमें सब कुछ जो है वो यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि हाईली सिक्योर भी हो। सो ये सब चीजें डिजाइन होने के बाद फिर वी विल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने आर्किटेक्चर बनाया उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं, जो कौन से यानी कि टूल्स यूज जो हमने करने हैं, उनसे हम लोगों ने ऑब्वियसली एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। सपोज दैट कि मैं स्मॉल सी एग्जांपल दूं कि अगर हम कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट भी सेटअप कर रहे हैं और किसी भी क्लाउड के ऊपर करना चाह रहे हैं, व्हेनेवर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें कौन सा सर्वर चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उसके ऊपर कितने सबनेट्स और प्रॉपर सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से हम उसके ऊपर सारी चीजें करने के बाद हम अपाची इंस्टॉल करेंगे, अपाची इंस्टॉल या इंजनएक्स इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि दीज आर द वेब सर्वर्स, और उसके ऊपर पे कोड रखेंगे, डेटाबेस कौन सी होगी, माइसिक्वल होगी या जो भी। तो वो ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन के अंदर आ जाती हैं, एंड उसके बाद फिर टेस्टिंग होती है। जब वो इंप्लीमेंट हो जाता है फिर हम टेस्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट क्या नाम है टूल्स को, एंड देन वी विल चेक के इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। व्हेनेवर वी आर ओके के यार टेस्टिंग जो है वो परफेक्ट हो गई हुई है, एंड एवरीथिंग इज गुड, देन वी विल यानी कि उसको मेंटेन करेंगे। एंड दिस इज द कंप्लीट साइकिल जो कि रिपीटेड साइकिल है, बिकॉज एक फीचर हम लोग कभी भी किसी भी एप्लीकेशन में एक फीचर तो नहीं लगा के रखते, हमें हमें हम नई रिलीजेस लगानी है, नए वर्जन आने हैं। तो दिस इज द रिपीटेड पार्ट जो कि हमेशा चलता रहता है, नई चीजें आती रहती हैं, और ऑब्वियसली वो फिर नई चीजें जब स्टार्ट होती हैं तो प्लानिंग से स्टार्ट होती हैं, फिर एनालाइज, और फिर वो प्रॉपर तरीके से एक एक साइकिल हमेशा के लिए चलता रहता है। तो इस साइकिल को हमें जो मेंटेन करना है, जो कि काम करना है, तो उस प्रॉपर
प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेवऑप्स। और डेवऑप्स जब हम लोग यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, यानी डेवऑप्स के लॉन्च होने से पहले की कुछ लिमिटेशंस जो कि इस इमेज में मैंने एक्सप्लेन की हुई है कि डेवऑप्स के आने से पहले कुछ लिमिटेशंस ये थी कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के दरमियान में एक बैरियर होता है, जो कि इनको मैंने इस टाइम को गुजारा हुआ है। बिकॉज वेन एवर आई वॉज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि मेरी इनिशियल जॉब थी जहाँ पर मैंने स्टार्ट की थी, बस एक कह सकते हैं कि एक पार्ट टाइम जॉब की थी, तो वहां पर मैंने एक्सपीरियंस किया था कि बहुत ज्यादा चीजें, आप लोगों ने एक क्वेश्चन बड़ा सुना होगा आईटी के अंदर बड़ा फेमस होता है, या किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर बड़ा कॉमनली माना जाता है कि डेवलपर बहुत दफा ये कहता है कि यार मेरे लैपटॉप पे ये चीज सही चल रही है, अगर लाइव सही नहीं चल रही तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे लैपटॉप पे सही चल रही है, यानी कि लोकल इन्वायरमेंट पे सही चल रही है। अगर वो लाइव एनवायरमेंट में चल रही तो इट्स योर फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट। अब वो ऑपरेशन वाला कहेगा कि भाई मुझे तो लाइव एनवायरनमेंट पे चलानी है, तुम्हारे लैपटॉप पे तो नहीं चलानी है, लोकल तो नहीं चलानी, तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करना। तो ये कुछ इसमें टाइम वेस्ट होता है। एक्चुअल में जो कंपनीज का कंसर्न होता है वो ये होता है कि यार व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम्स बिटवीन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, या और कुछ हर्डल्स जो कि आ सकती हैं, जो कि सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से आ सकती हैं, जो कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की परस्पेक्टिव से आ सकती हैं। तो हमें एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जो कि डेवऑप्स पर्सन होगा, जिसको डेवलपमेंट की भी अंडरस्टैंडिंग हो, जिसको पता हो कि डेवलपर किस यानी कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कौन कौन से पैकेजेस, कौन सी लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं, कौन सी डिपेंडेंसीज है जो कि हमारी जरूरत है। ऑपरेशन साइड से उनको आइडिया हो कि भाई हमें ये आइडिया है कि सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करनी है, वी नो कि हमें आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन करना है, हमें हाईली अवेलेबल एंड हाईली स्केलेबल आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन करना है और उसके ऊपर सारी इंप्लीमेंटेशन करनी है। सो एक वो पर्सन जिसको इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है वो हम इस पूरे कोर्स कंटेंट में सीखेंगे कि भाई हमें डिफरेंट टूल्स को यूज करना है टू ऑटोमेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि हर्डल क्रिएट करती हैं, टाइम वेस्ट करती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी एप्लीकेशन। तो हमें वो सब चीजें डेवऑप्स से रिजॉल्व होती हैं। और डेवऑप्स डेवऑप्स जो है वो एक एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो यानी कि जो हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट टूल्स इंक्लूड कर सकते हैं, एक पूरा कल्चर डिजाइन कर सकते हैं जिसके अंदर जो है वो हमें क्या नाम है, जो डेवलपमेंट है उस पे फोकस, क्योंकि डेवलपर्स का असल हमारा कंपनीज का फोकस ये होता है कि डेवलपर्स जस्ट फोकस ऑन द डेवलपमेंट, उनका काम है डेवलपमेंट पे फोकस करें, दे डोंट नो नीड टू वरी अबाउट द लाइव और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। वो सब डेवलपमेंट, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हाईली अवेलेबल रखने की, वो डेवऑप्स पर्सन की है। तो डेवऑप्स जो है ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी आप लोगों के सामने यानी कि अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, बिकॉज मेरे पूरे कोर्स कंटेंट के अंदर आप ये चीज शायद नोटिस करें, अब कोई किसी को लाइक कोई करता है या नहीं करता, बट मेरे पढ़ाने का तरीका कि आई एम नॉट रीडिंग दीज इंग्लिश पैराग्राफ्स, ये मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे लिखे कि जो जो मैं कह रहा हूँ अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ये वही सब चीजें हैं। इससे असल जो पर्पस होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि असल जो ये पूरी प्रैक्टिसेस हैं वो इसलिए की जाती हैं ताकि कोलैबोरेशन को मेंटेन किया जा सके, कम्युनिकेशन को मेंटेन किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। उसके अलावा सॉफ्टवेयर असल पर्पज ये कि सॉफ्टवेयर डिलीवरी को फास्ट किया जा सके, कि हम हमारे पास असल कंपनीज को तो बेनिफिट तब भी मिलेगा कि सॉफ्टवेयर डिलीवरी फास्ट है, कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, डाउन टाइम्स नहीं आ रहे, सर्वर आपकी एप्लीकेशन सारी सही चल रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स मीन दैट कि कंपनीज का मेन कंसर्न डेवऑप्स की वजह से अगर रिजॉल्व होता है तो दैट्स द रीजन जिसकी वजह से डेवऑप्स वाले रिसोर्सेज को हायर किया जाता है। एट द मोमेंट मार्केट के अंदर जो टॉप सैलरी पैकेजेस है वो डेवऑप्स के हैं, एज कंपेयर टू डेवलपर्स भी डेवऑप्स की सैलरीज ज्यादा है। वो इस वजह से बिकॉज डेवऑप्स द पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी एप्लीकेशन को हाईली अवेलेबल रखना है और साथ साथ कॉस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। उसके अलावा भी जो चीजें वो हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। अच्छा, ये वो पार्ट है कि मैंने अभी आपको दिखाया कि एक पूरी लाइफ साइकिल होती है डेवलपमेंट की, प्लानिंग, कोडिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, और ये पूरा एक लाइफ साइकिल हमेशा चलता रहता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। तो हर लेयर के ऊपर डेवऑप्स ने क्या किया है, डेवऑप्स के अंदर हर लेयर के ऊपर, प्लानिंग लेयर के ऊपर, कोडिंग पे, बिल्डिंग पे, टेस्टिंग पे, हर लेयर के ऊपर मल्टीपल टूल्स इंक्लूड किए हुए हैं जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे कि हम हमारी हर लेयर के ऊपर एक टूल अवेलेबल है। वी जस्ट नाउ स्टार्टेड टू लर्न दीज टूल्स ऑन अ स्पेसिफिक लेयर्स, कि भाई अब हमें जब प्लानिंग करनी है तो कैसे करनी है, हमें कोडिंग करनी है तो हमें बिकॉज इस डेवऑप्स कोर्स के अंदर एक बात याद रखना, वी आर नॉट डेवलपिंग एनी सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपर्स हमें एप्लीकेशन कोड प्रोवाइड करेंगे एंड देन
हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें डेवलपर्स ने कोड प्रोवाइड कर दिया, देन हाउ वी कैन ऑटोमेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। हम डेवलपर्स नहीं है, मैं डेवऑप्स में काम कर रहा हूँ, आई रियली डोंट नो अबाउट द डेवलपमेंट, बट आई नो दैट कि भाई डेवलपमेंट होती कैसे है। कि अगर मुझे कोई कहे कि भाई आपको कोई पैकेज मुझे इंस्टॉल करना है, मुझे कोई लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी, देन आई नो दैट कि हाउ आई कैन डू दैट। डेवलपर्स को नहीं भी आइडिया तो नो वरीज, ही जस्ट नीड टू टेल मी द वर्जन ऑफ द स्पेसिफिक टूल कि जोन सा भी वो यानी कि एप्लीकेशन की बात कर रहा है उसका स्पेसिफिक वर्जन कौन सा है। आई कैन रिस्पॉन्सिबल जो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मुझे वो ढूंढना है और उसको इंस्टॉल करके रेडी करके उसको डेवलपर को प्रोवाइड करना है। तो हर लेयर के ऊपर टूल्स है सॉरी हर लेयर के ऊपर टूल्स हैं, और हम इन टूल्स में से 8 टूल्स जो इस टाइम डेवऑप्स के अंदर सबसे ज्यादा टॉप यानी कि मार्केट में डिमांडेड हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी, बिकॉज आई एम वर्किंग विद द इंटरनेशनल कंपनीज, और लोकल मार्केट में भी मैं, क्योंकि दोनों साइड पे जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ वो लोकल भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और वो इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ भी मैं इंगेज हूँ। तो मुझे पता है कि कौन से टॉप टूल्स इस टाइम यूज हो रहे हैं। बहुत से आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जो कि आपको बता रहे हो कि यार ये टूल आपको आता है या ये नहीं आता, वो सब टूल्स इन टूल्स से रिलेट करते जरूर होंगे। और एक चीज याद रखें, हर चीज कवर नहीं की जा सकती, और हर चीज जो है वो आपको इमीडिएटली याद भी नहीं रहती। यानी कि आपको सबसे ज्यादा वो चीज याद रहेगी या वो टूल सबसे ज्यादा आपको अच्छे से आता होगा जिस पे आप रेगुलरली काम कर रहे हैं या जिसको आपने लर्न किया हुआ है। लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई टूल, सब्स्टिट्यूट कोई टूल, अगर आपको पैरेलल कोई टूल आपको जो है वो सीखना पड़े, तो अगर आपको उसकी बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, देन यू कैन इजीली अडॉप्ट अनदर टूल एज वेल। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, यानी कि इसी सेशन में आपको कुछ एग्जांपल्स और भी दूंगा। सो कोडिंग के ऊपर यहाँ पर गिट है, जिरा है, बिल्डिंग के ऊपर हमने कुछ यहाँ पर टूल्स नजर आ रहे हैं। ये एक मैंने गूगल से इमेज लिया हुआ, इट्स नॉट माय इमेज, सो इट्स अ रैंडम इमेज। टेस्टिंग के लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं, सिलेनियम जो टेस्टिंग क्यूए में करते हैं उनको पता है, सिलेनियम है। साइप्रस इसमें मेंशन नहीं है, कुछ साइप्रस भी यूज करते हैं। पाईटेस्ट भी है पाइथन के लिए। उसके अलावा भी और कुछ टूल्स हैं। फिर उसके बाद आता है रिलीजेस के लिए जेंकिंस है, गिट लैब है, सीआई, इसके अलावा सर्कल सीआई है, बिट बकेट की भी सीआई आती है। तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। मैंने आपको बताया ना कि डेवऑप्स के अंदर अगर मैं टूल्स काउंट करने लगूं तो शायद अभी इंस्टेंटली मैं आपको 35 टूल्स बता दूंगा। लेकिन हमें वो टूल्स कवर करने हैं जो सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांडेड हैं, जिनको सीख के हम एटलीस्ट स्टार्ट तो कर सकते हैं। हमें डरना नहीं है। मेरा असल जो पर्पस है ना इस पूरे सेशन का, ओरिएंटेशन सेशन का और इसको ओपन रखने का सेशन का मेनली पर्पस ये था कि सबको मोटिवेट करना कि जंप इन करेंगे तो कुछ सीखेंगे, अगर जंप इन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम डरते रहेंगे कि भाई पता नहीं क्या चीज है। इनिशियली लिटरली मैं आपको ऑनेस्ट स्पीकिंग बता रहा हूँ कि ये डॉकर एक टूल है जिसको जो कि इस पूरे कोर्स कंटेंट में इंक्लूडेड है। जब मैंने अपना डेवऑप्स कैरियर स्टार्ट किया था तो मैं शायद डॉकर से डरता था कि यार ये पता नहीं इसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल की प्रोग्रामिंग होगी, मैं क्या समझ नहीं पाऊंगा कैसे काम होता है। लेकिन जब जंप इन किया है आहिस्ता आहिस्ता चीजें हैं, तो अब डॉकर ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि मैं डॉकर की अंडरस्टैंडिंग 70-80% रखता हूँ, क्योंकि मैं 100% कोई भी नहीं ऑब्वियसली कह सकता, बिकॉज दिस इज द वास्ट फील्ड। अच्छा, उसके बाद आई थी रिलीज। उसके बाद डिप्लॉयमेंट के अंदर कुछ टूल्स हैं, अमेजोन का मेंशन है और क्लाउड्स भी इसके अंदर मेंशन हो जाती है कि डिप्लॉयमेंट करनी का है, क्या कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन के ऊपर करनी है, क्या किसी मोनोलिथिक के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी है। और भी डिफरेंट क्लाउड्स आ जाते हैं, हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे आगे जाके अभी डिटेल से। उसके बाद आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में आता है कि भाई अब हमें ऑटोमेट करना है मजीद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि हमने अगर क्लाउड के ऊपर चीजें चला ली हैं तो हमें उसको कैसे ऑटोमेट करना है यूजिंग टेराफॉर्म। अगर हमने डॉकर के ऊपर कर लिया है, हमने कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को कर लिया तो हमें उनको कैसे मैनेज करना है यूजिंग द क्यूबरनेटीज और ओपनशिफ्ट। एंसिबल इज अ डिफरेंट थिंग जो कि हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद आया था जब सब कुछ बन जाता है तो अगला काम होता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के अंदर आता है प्रोमीथियस, ईएलके, स्टैक्स, नेजियोस, इसके अलावा ज़ेपिक्स, बेपनाह मार्केट का। डेटाडॉग का नाम सुना होगा आप लोगों ने ग्राफाना का नाम सुना होगा। मॉनिटरिंग इज अ बिग थिंग। हम लोगों ने जो अभी मैं कंपनी जिस तरह काम कर रहा हूँ, हम वहाँ पर logs.io भी यूज कर रहे हैं, हम वहाँ पर डेटाडॉग भी यूज कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत बहुत सारे टूल्स है जो कि क्या नाम है, एक दो और डेटाबेस से रिलेटेड भी टूल्स है जो कि हम यूज करें। सो डेट मॉनिटरिंग में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ऑब्वियसली व्हेनेवर वी नो हाउ टू वर्क ऑन द प्रोमीथियस और द ईएलके और द नेजियोस, देन वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि
एग्जैक्टली मॉनिटरिंग का पर्पस क्या है, हम उसे अचीव क्या कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, दूसरी डिफरेंट एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, तो ये चीजें भी मॉनिटरिंग के अंदर आती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग एट द मोमेंट जो मेरा कोर्स डिजाइन है जो कि डेवऑप्स का आज से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर मॉनिटरिंग इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग डेवऑप्स का मेरा जो कोर्स कंटेंट है जो आज से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इट विल टेक अराउंड 3.5 मंथ्स, क्योंकि ये सैटरडे संडे को क्लासेस होनी है, 3.5 मंथ्स लेना, इसमें पहले ही इतना कंटेंट है कि मैं इसको अगर मॉनिटरिंग को इंक्लूड कर दूं तो शायद ये 4.5 पे चला जाए, जो कि शायद स्टूडेंट्स के लिए भी होता है कि यार इतना टाइम कैसे करेंगे कवर, क्या चीजें। बट मैंने हमेशा अपने बैच में कहता हूँ कि अगर मुझे मोटिवेटेड ऑडियंस मिलेगी, यानी कि स्टूडेंट्स होंगे जो मोटिवेटेड होंगे, मेरी तरह मोटिवेटेड होंगे, जिस तरह मैं पढ़ाने में मोटिवेटेड हूँ वो पढ़ने में मोटिवेटेड होंगे, देन आई हैव नो इशू कि मैं 1-2 सेशंस मॉनिटरिंग के ऊपर भी डाल दूं, बिकॉज एक्चुअल में मेरा नॉलेज भी इंक्रीज हो रहा होता है। मैंने अभी मॉनिटरिंग इंप्लीमेंट की भी है लेकिन रिवाइज नहीं की। जब आप लोग कभी मुझे कहेंगे कि यार वी आर मोटिवेटेड, हम सीखना चाहते हैं, प्लीज सर हमें पढ़ाएं, हमें कराएं मॉनिटरिंग भी, तो मैं उसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाना शुरू करूंगा, मेरी लर्निंग होगी, मैं उसको इंप्लीमेंटेशन करूंगा, मेरी लर्निंग होगी, जब मैं आप लोग को डिलीवर करूंगा मेरी लर्निंग होगी। तो मेरी ऑब्वियसली मेरा अपना बेनिफिट भी है इसमें कि मैं ऑब्वियसली आप लोग को डिलीवर कर रहा हूँ। सो दिस इज द थिंग जो कि एक पूरा लाइफ साइकिल है जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं। हम अभी डिफरेंट टूल्स को डिस्कस करेंगे, जो 8 टूल मैं कवर करवा रहा हूँ, हम उनको इंशाल्लाह इस पूरे सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मैंने अभी आपको बताया, प्लानिंग से स्टार्ट होती है, उसके बाद कोडिंग और बिल्डिंग, टेस्टिंग, रिलीजिंग, डिप्लॉइंग, ऑपरेट एंड मॉनिटर। ये पूरा एक लाइफ साइकिल है जो कि हमेशा चलता रहता है जब तक आपकी एप्लीकेशन आपकी लाइव होती है और चल रही होती है ऑब्वियसली। ओके, सो डेवऑप्स की कुछ स्टेजेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, इसको डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग टूल्स पढ़ेंगे। अभी तो ये क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है, आप लोग को एक इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन ये बात याद रखना जो जो मेरे इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं या जिन्होंने अभी आज या कल करना है ज्वाइन, ये वो बात याद रखें कि ये जो मैं अभी स्टेजेस कवर करवाऊंगा, ये स्टेजेस हम लोग टूल्स को जब पढ़ेंगे उसके इंट्रोडक्शन में भी हम इन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द वर्जन कंट्रोल, कि व्हाट इज द वर्जन कंट्रोल, तो वो देखेंगे। अच्छा, कैसर का एक क्वेश्चन है कि हम क्या सारे जो पीछे मैंने टूल्स दिखाए थे क्या ये सारे पढ़ेंगे, तो नहीं, मैंने भी आपको बताया कि हम इनमें से कुछ टूल्स पढ़ेंगे, उसकी रीजन भी मैं आपको दूंगा कैसर, कि क्यों हम टूल्स में पढ़ रहा हूँ और सारे टूल्स क्यों नहीं कवर हो सकते, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग। और एक बात भी याद रखना आप लोगों को, अगर कभी भी लिंक्डइन के ऊपर या किसी भी जॉब वेबसाइट के ऊपर जो जेडीज आती है, जॉब डिस्क्रिप्शंस आती हैं, वहां पर सारे टूल्स मेंशन नहीं होते, लेकिन सम टाइम वहां पर मेंशन होगा। मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ कि कुछ कंपनीज कहती हैं हमें एनसिबल, अब एनसिबल की एग्जांपल दे देता हूँ। एनसिबल एडब्ल्यूएस का, सॉरी एडब्ल्यूएस कह रहा हूँ, डेवऑप्स का ये वो टूल है जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट टूल्स जो इसके साथ अवेलेबल हैं उनमें एक पपेट है और एक शेफ है। लेकिन अगर मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, जो कि मैं इंटरव्यूज भी लेता हूँ, मैं कभी भी इंटरव्यू में ये नहीं कहता कि भाई आपने एनसिबल, मेरी अगर जेडी में लिखा भी हुआ ना कि पपेट या शेफ, अगर मैं उससे मुझे वो कह दे क्या नाम है, जो इंटरव्यू है कि मुझे पपेट या शेफ आता है और मैं या उसको एनसिबल आता है, तो मुझे एक्चुअली एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पता है, और अगर उसने एनसिबल पे काम किया हुआ, देन इट्स मीन दैट कि इट ही कैन इजीली डू दैट working on other tools as well, because Ansible configuration management tool है, Puppet Chef भी configuration management tool है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, लेकिन चीज ये है कि अगर आपको एक टूल भी आता है then you can easily do other tools as well। मैं बताऊं आपको ऑनेस्ट एक एग्जांपल देता हूं। मैंने जिस कंपनी में मैं अभी इस टाइम काम कर रहा हूं, उस कंपनी में मेरी हायरिंग हुई थी, जिस जिस पोजीशन के लिए मुझे आई थी, क्या नाम है, कॉल आई थी एचआर की तरफ से, वो थी एज्योर टेराफॉर्म एक्सपीरियंस के साथ। उन्होंने कहा था कि अगर आपको एज्योर और टेराफॉर्म आता है तो हम आपको यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। मैंने उनको ये बताया था कि मुझे एज्योर टेराफॉर्म नहीं आता, मुझे आता है एडब्ल्यूएस टेराफॉर्म। एडब्ल्यूएस इज अ क्लाउड, एज्योर भी क्लाउड है, लेकिन टेराफॉर्म इज द सिंगल थिंग जो कि मुझे आती थी। उनको ऑटोमेशन करनी थी कुछ, तो उन्होंने मुझसे इंटरव्यू एडब्ल्यूएस का लिया, मुझसे टेराफॉर्म का नॉलेज लिया, और उनको इस चीज का आइडिया हो गया कि इफ ही नोज अबाउट द एडब्ल्यूएस और यानी कि अच्छे लेवल के ऊपर मुझे एडब्ल्यूएस आता है और मुझे टेराफॉर्म के कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर है, देन उन्होंने मुझे एक टास्क दिया कि आप विद इन अ 1 वीक एक एप्लीकेशन एज्योर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। मैंने कभी एज्योर के ऊपर लॉगिन भी नहीं किया था,
विद इन 5 days मैंने उनको एप्लीकेशन डिप्लॉय करके दे दी थी। उनकी एक टेस्ट एप्लीकेशन थी जो कि उन्होंने मुझे टास्क दिया था। उसकी रीजन सिर्फ ये थी कि बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट्स AWS के ऊपर क्लियर थे। तो इसलिए अगर आप मैं अभी भी कह सकता हूं कि मैंने एज्योर पे ज्यादा काम नहीं, क्योंकि बिकॉज 95% मैं Amazon के ऊपर काम करता हूँ, AWS के ऊपर काम करता हूँ। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस ये कि मुझे अगर एक कंपनी कहे ना कि आपको एक हफ्ते में GCP पे या गूगल क्लाउड के ऊपर जाना है, मैं इजीली जा सकता हूँ, बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट AWS पे क्लियर है। तो इसीलिए मेनली पर्पज है कि हर चीज नहीं सीखी जा सकती, हर चीज कवर नहीं की जा सकती। टूल्स इतने ज्यादा है कि हर कंपनी ऐसे ऐसे टूल्स के नाम लेगी जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन आपने उनको ये बताना है कि अगर मैं जेंकिंस के ऊपर काम कर सकता हूं तो मैं सर्कल सीआई पे भी कर सकता हूं, मैं गिट लैब सीआई पे भी कर सकता हूं, मैं गिटहब एक्शंस पे भी काम कर सकता हूं। टूल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो कुछ ज्यादा ही मैंने आंसर दे दिया। किसी का क्वेश्चन हो या ओके या थम्स अप कर दिया करें कि समझ आई है कि नहीं आई, ताकि थम्स अप से ये होता है कि एटलीस्ट इसमें थम्स अप की ऑप्शन होती है जूम में, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर क्लियर है। क्वेश्चंस आप लोग करते रहें, मैं इंशाल्लाह उसको एंड पे आंसर्स दूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पर बताने लगा था कि डेवऑप्स की कुछ स्टेजेस हैं, जिसमें वर्जन कंट्रोल आता है, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन आता है, CI/CD का नाम सुना होगा, और कॉन्टिन्यूस डिलीवरी एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट का नाम सुना होगा। तो बात ये कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है। वर्जन कंट्रोल ये होता है कि लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन अ पेंट। मेरी आमतौर पे प्रैक्टिस रहेगी आप लोगों को पढ़ाते हुए भी कि मैं पेंट के ऊपर ड्रॉ करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा। सपोज दैट के वी हैव 1 2 3 डिफरेंट डेवलपर्स, ये डेवलपर्स हैं, ठीक है, ये डेव टीम है आपकी, डेवलपमेंट जहां पर हो रही है, आपकी टीम बैठी हुई है, ये वो है। एंड हियर वी हैव आर रिमोट रिपोजिटरी होती है। रिमोट रिपोजिटरी किसको कहते हैं, या वर्जन कंट्रोल किसको कहते हैं। वर्जन कंट्रोल के लिए ना जो टूल यूज होता है ना, मैं उनके नाम लिख देता हूँ। जो टूल ज्यादा यूज होता है वो है गिट। और अगर गिट इज अ टूल जो कि कमांड लाइन बेस्ड टूल है, जिसके थ्रू हम वर्जन कंट्रोल करते हैं। और जिन रिमोट रिपोजिटरीज में कुछ इजी वर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी ऑब्वियसली ये अगर किसी ने नाम नहीं सुने हुए तो परेशान नहीं होना, मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ में भी कोर्स कंटेंट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। वहां पर हम लोगों ने एक एक चीज को, हमने गिट की इंस्टॉलेशन भी करनी है, हमने रिमोट जो मैं भी रिपोजिटरीज की रिपोज की बात कर रहा हूँ, हम इनको भी देखेंगे। और उसमें आता है गिटहब, आता है बिट बकेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गिट लैब का सुना होगा, ये सब कुछ है। सपोज दैट के फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग गिटहब। अब गिटहब है, गिटहब के ऊपर ये वर्जन कंट्रोल होता है। वर्जन कंट्रोल का मेनली पर्पस ये होता है कि हमें ये वर्जन कंट्रोल इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था कि कंपनीज का पर्पस ये था कि जब डेवलपर्स कोई चीज कोड लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं, पाइथन का लिखते हैं, जावा का लिखते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का कोड लिखते हैं, तो व्हाई दे आर स्टोरिंग देयर कोड्स इनसाइड देयर ओन लैपटॉप्स, यानी अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम्स के ऊपर क्यों कोड को रख रहे हैं। यानी कि अपना कोड लिखा यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस डेवलपर ने कोड लिखा यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस डेवलपर ने लिखा कोड यहाँ पर पड़ा है। अगर लैपटॉप को कुछ हो गया, या उनकी ड्राइव को कुछ हो गया, या उनके कोई डेटा करप्ट हो गया, या कोई भी वजह हो, तो उनका कोड की, उनकी एफर्ट सारी जाया हो जाएगी। तो व्हाई दे डोंट पुट देयर कोड इन एनी क्लाउड, यानी कि किसी भी ऐसी लोकेशन पे रख दें कोड जहां पर वो सेफ है। तो दिस इज कॉल्ड द गिटहब, इसको कहता है रिमोट रिपोजिटरी। ये बड़ी मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये जो कुछ टर्म्स हैं वो मैं इसलिए बहुत बेसिक लेवल पे जाके यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस डिफरेंट, क्या नाम है, आप लोग जो सारे बैठे हुए हो डिफरेंट, यानी कि फील्ड से और डिफरेंट स्टैक से बिलोंग करते हो। तो ऑब्वियसली कुछ आईटी से होंगे, कुछ नेटवर्क से होंगे, कुछ डेवलपमेंट से होंगे। डेवलपर्स के लिए गिटहब इज अ फन, क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपर्स का काम है इसके ऊपर काम करना ज्यादा, वो तो मुझसे भी शायद ज्यादा जानते होंगे। लेकिन चीज ये कि डिफरेंट ऑडियंस है, तो इसलिए मुझे बहुत बेसिक लेवल के वर्ड्स यूज करने हैं, तो ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जब तक मेरी ये साथ साथ चीजें देख रहे हैं, आप सब मुझे अपना डेवऑप्स का नॉलेज आउट ऑफ 5 रेट करके मुझे बताएं कि आप लोग को डेवऑप्स का क्या अंडरस्टैंडिंग है। और अगर किसी का 0 है तो मैं आई विल प्रेफर कि आप लोग 0 भी एंटर करें, जिसको नहीं आता। और शर्माने वाली चीज नहीं है, बिकॉज 0 इसलिए क्योंकि 0 से ही मुझे पता कि ये चलना है ना, ऑब्वियसली दिस इज द थिंग जो कि आप सीखने आए हो। सो 0 इज नॉट अ बैड थिंग। तो जो जिसका 0 नॉलेज है, अच्छा कैसर का 5 में से 7 है, ये सही है वैसे। अच्छा, लेकिन ये कि जिसका 0 है तो वो शर्माना नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह ये एक्सप्लेन करूंगा, बट आप सब आंसर जरूर करें मुझे, ताकि आइडिया हो ना कि आप लोग सबका नॉलेज क्या है। अच्छा, तो रिमोट रिपोजिटरीज
इसमें पर्पस क्या है कि हम क्या करेंगे, हम अपने कोड को किसी भी रिमोट रिपोजिटरी में रख देंगे। फिर दूसरा पर्सन होगा जो डेवलपमेंट करेगा, वो भी इसी तरह अपना कोड जो है किसी रिपोजिटरी में रख देगा। तीसरा पर्सन है वो भी किसी कोड को जो है वो अपने रिमोट। इसका मेनली पर्पस क्या है कि मेनली पर्पस ये है कि हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, एक तो हम किस डेवलपर ने, यानी कि ए डेवलपर ये है, बी डेवलपर ये है, सी डेवलपर ये है, तो इन डेवलपर्स में से किसने क्या कोड में लाइन लिखी, क्या कोड में चेंजेस की, हम उसको एक तो ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम अपने ट्रैक्स को मॉनिटर कर सकते हैं और उनके डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक के ए डेवलपर ने आज यानी कि 2 दिन पहले जो चेंजेस बनी थी वो भी यहाँ पर पड़ी होंगी, आज जो चेंजेस भेजी हैं वो भी यहाँ पर पड़ी है, जो आइंदा चेंजेस भेजेगा वो भी यहाँ पर पड़ी होंगी। तो हम अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, उनके डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं, और उन सारे वर्जन्स को कंट्रोल करने का जो जो चीज यूज होती है उसको हम गिट कहते हैं, जो कि टूल यूज होता है फॉर दिस मैनेजमेंट। बहुत डिटेल से मैं बहुत सारी चीजें गिट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, गिटहब में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन, तो इसमें मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा। मैं आपको ब्रांचेस का, रिपोजिटरीज का, मैं कमिट्स का नहीं भी बता सकता, मैं आपको भी ये नहीं बता सकता कि आपको चेंजेस पुश कैसे करनी है, पुल कैसे करनी है, क्लोन कैसे करनी है। दीज आर द थिंग्स जो कि हम इंशाल्लाह अपने कोर्स कंटेंट में कवर करेंगे। लेकिन असल पर्पस ये कि हमें डेवलपर्स की चेंजेस को ट्रैक करना है, किसने कब चेंज की, किसने क्यों चेंज की, किसकी वजह से कोई इशू क्रिएट हुआ, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और दूसरी चीजें ये होती है कि हम अपनी चेंजेस को प्रॉपर ब्रांचेस के थ्रू हम जो है वो मर्ज कर सकते हैं, यानी कि ये चेंज डेवलपमेंट का है, ये स्टेजिंग का है और ये प्रोड का है, तो हम डेवलपमेंट की चेंजेस स्टेजिंग में और स्टेजिंग की चेंजेस जो है वो प्रोड में लेके जाएंगे। अगर किसी को नहीं आइडिया, जस्ट एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेजेस यूज होती हैं, या जिसको हम इन्वायरमेंट्स भी कह सकते हैं। कंपनी से करती हैं, अब वो प्रेफर करती हैं कि हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हों जिसके थ्रू हम अपनी जो है वो चेंजेस को लाइव कर सकें। लाइक के एक हम कंपनीज बनाती हैं डेव एनवायरमेंट, और उसके बाद दूसरा एनवायरमेंट बनाती है जिसको हम कहते हैं स्टेजिंग एनवायरमेंट, और तीसरा वो बनाती है प्रोड। इसके अलावा भी लोग बनाते हैं, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ हमारी 5-5 6-6 स्टेजेस भी हैं, लेकिन आमतौर पर 3 स्टेजेस होती क्यों है भाई? डेवलपर्स ने जो आमतौर पर डेवलपमेंट करनी है वो स्टेज पे करेंगे। whenever the changes are finalized and filtered, के वो चेंजेस जो हमारी प्रोडक्शन में जा सकती हैं, हम उन चेंजेस को उठा के स्टेजिंग एनवायरनमेंट में डाल देंगे। स्टेजिंग एनवायरनमेंट यानी कॉपी होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का, सेम एज इट इज, यानी कि प्रोडक्शन का जो लाइव एनवायरनमेंट है उसकी कॉपी है, रियल कॉपी होती है जिसको हम स्टेजिंग है, लेकिन ये प्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन यहां पर जब चेंजेस चली जाती है तो यहां पर हम कहते हैं कि भाई क्यूए की टीम बैठो और यहाँ पर बैठ के इसका क्वालिटी एश्योरेंस जो पूरा प्रॉपर होता है वो प्रॉपर करो कि भाई यहाँ पर सब सही चल रहा है, चलो ठीक है, अब चेंजेस हो गई, अब इसको ले जाओ लाइफ के ऊपर, तो ये प्रॉड आपका होता है। तो हमारी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, डेवलपमेंट से स्टेजिंग, स्टेजिंग से प्रॉड में लेके जाने के लिए हम डिफरेंट ब्रांचेस से होके यहाँ पर जाते हैं। तो ये पूरी ऑटोमेशन है जिसको हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह अपने पूरे थ्रू आउट द कोर्स। तो ये आता है वर्जन कंट्रोल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कहते हैं कि एक कुछ ऐसा टूल होना चाहिए जो कि हमारे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को जोड़ सके। लाइक अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं उसी एग्जांपल के ऊपर वापस जाता हूं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ना एक ऐसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए। मैंने इसको ना यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ और इसको डिलीट कर दो। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जो कि इंटीग्रेट करे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को। तो हम यहाँ पर एक टूल लगा सकते हैं, लाइक जो भी सीआई टूल होता है जिसको हम कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कहते हैं, और इसकी एग्जांपल ये कि जो हम अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं सीआई के अंदर, वो है जेंकिंस। जेंकिंस क्या करेगा? जेंकिंस इंटीग्रेट करता है कि जो चेंजेस डेव में आ रही हैं उसको इंटीग्रेट करेगा, यानी गिटहब के साथ स्टेजिंग एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट करेगा, यानी डिफरेंट ब्रांचेस को पकड़ के इंटीग्रेट करेगा। किसके साथ? वो करेगा डिफरेंट इन्वायरमेंट जो कि हम लोगों ने एक्चुअल इन्वायरमेंट्स, मैंने अभी आपको जो इन्वायरमेंट्स बनाया वो एक्चुअल में ये हैं कि सर्वर्स, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सर्वर्स कह सकता हूं, अकाउंट्स कह सकता हूं। मैं जिस क्लाइंट के साथ काम करता हूं वहां पर AWS के 3 डिफरेंट अकाउंट्स यूज होते हैं, यानी कि सिर्फ सर्वर्स यूज नहीं होते। यानी कंपनी, छोटी कंपनी से करती है आमतौर पर, छोटी कंपनी ये करती हैं कि वो डेव के लिए एक सर्वर बना लेती हैं, यानी एक सर्वर या एक मशीन बना लेती हैं डेव के लिए।
या अब मैं जिस बता रहा हूँ इस लेवल तक लोग कंपनीज काम करती है कि वो डिफरेंट AWS का अकाउंट बनाया हुआ उन्होंने कि ताकि कोई मसला आए ही ना। डेव के लिए आ गया। उसके बाद आ जाता है स्टेजिंग। स्टेजिंग में आ जाएगा स्टेजिंग की कुछ मशीन लिख दिया, इसको इजी वर्ड में लिखा है, अदरवाइज तो ये सर्वर्स होते हैं। और तीसरा होता है प्रॉड। अब इस जो टूल है इसका काम ये है कि इसने इंटीग्रेट करना है कि भाई जब डेव की चेंजेस आए, ये वाली चेंजेस आए, तो इसको उठा के तुम डेव में ले जाओ चेंजेस को। Whenever we got the changes from the staging, then we will implement it on the staging machines. Whenever we got the changes on a production level, यानी कि चेंजेस आए तो उसको प्रोडक्शन में ले जाओ। और ये सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं करता, उनको मैनेज कर रहा होता है, उनके ऊपर चेंजेस को इंप्लीमेंट कर रहा होता है, उनके ऊपर डिफरेंट टेस्ट केसेस इंक्लूड कर रहा होता है। जेंकिंस इज अ ह्यूज थिंग। जेंकिंस को इंक्लूड करने का मेनली पर्पस ये है कि जेंकिंस इज अ ओपन सोर्स टूल, जो कि मैं भी आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। इट्स अ CI टूल और मार्केट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसके सब्स्टिट्यूट टूल्स भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा, बट आई थिंक इंटीग्रेशन लेवल पे ये है। यहाँ पर देखना लिखा भी हुआ कि कंपाइल में हेल्प करेगा, वैलिडेट करने के लिए, कोड रिव्यू करने के लिए, यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए टेस्टिंग को, ये सारे काम आपके जो है वो इसमें इंक्लूड करेगा। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी का मतलब और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ये दो चीजें लोग आज तक ये समझते हैं कि CI/CD में कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट होती है, लेकिन एक बात याद रखें, CI/CD के अंदर अब ज्यादातर यूज होती है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट में फर्क ये होता है कि डिलीवरी का पर्पस ये होता है कि भाई हम लोगों ने ये जो मैंने अभी लाइंस लगाई हैं इनमें से हम इस लाइन को निकाल देते हैं, ये दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। क्यों? कंपनीज आमतौर पे, मैं भी जिस कंपनी से काम कर रहा हूं, हम लोग वहां पर भी कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ही मेथड यूज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट नहीं यूज कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? कंपनीज कहती हैं कि ज्यादातर उनकी कोशिश ये होती है कि हम यहाँ पर डेव में तो चलो चेंजेस जेंकिंस के थ्रू कर लें, यानी कि ऑटोमेटेडली, यानी कि ऑटो, ये ऑटो चेंजेस होती है कि यानी कि व्हेनेवर वी गॉट द चेंज, एनी चेंज इन द एनी डेवलप डिप्लॉयमेंट ब्रांच, यानी कि जब भी हमारी किसी ब्रांच में कोई चेंज आता है तो वो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली यहां पर इंप्लीमेंट हो जाता है। और व्हेनेवर वी गॉट एनी PR, यानी कि पुल रिक्वेस्ट होती है, जब भी हमारी कोई मर्ज होती है स्टेजिंग में, तो हमारी चेंजेस स्टेजिंग में चली जाती है। यहां तक तो कंपनीज ऑटोमेटेड करती हैं मैं अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, बट कंपनीज ये नहीं कहती कि जब भी हमारा चेंज मास्टर में मर्ज हो तो ऑटोमेटिकली यहां पर ना जाए, बल्कि हम इसको मैनुअली करें। इसलिए ये जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये डिलीवरी है, डिप्लॉयमेंट नहीं है। दुनिया में, मैंने ये लास्ट अपने वेबिनार में भी एक्सप्लेन किया था, जो वेबिनार मैंने अटेंड किया था, दुनिया में 2 कंपनीज ये बड़ी जो ये कहती हैं कि हम लोग पूरा CI/CD, एक्चुअल CI/CD इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, यानी कि ये वाला पार्ट करते हैं। और उनमें से वो 2 कंपनीज है, फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स। वो कहते हैं कि व्हेनेवर वी मेड, उनका एक पूरा केस स्टडी है, अगर आप नेट पे जाएं, आप यहाँ लिखें आपको मिलेगा, नेटफ्लिक्स का भी। वो कहते हैं कि व्हेनेवर हमारे को डेवलपर कोई चेंज करता है और वो तमाम स्टेजेस से गुजर के पास हो जाता है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन में डिप्लॉय होता है। बट आमतौर पे कंपनीज ये रिस्क नहीं लेती, लेकिन वो कंपनीज क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे हैं, दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, तो वो कहते हैं कि उनकी चेंजेस ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट होती है प्रोडक्शन के ऊपर उनकी। तो डिलीवरी इज नॉट अ बैड थिंग। यहाँ पर हम UAT करते हैं, यहाँ पर हम टेस्टिंग कर लेते हैं। व्हेनेवर वी आर कॉन्फिडेंट कि भाई हमारी चेंजेस ओके हैं, हम मैनुअली बैठते हैं और हम उसको डिप्लॉय करते हैं ऑन आवर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। मैनुअली का मतलब ये नहीं होता कि हमने खुद कोड रखना है, हमने चलाना तो जेंकिंस के थ्रू ही है पाइपलाइन, बट वो ऑटोमेटिक नहीं चलेंगे, हम उनको मैनुअली चलाएंगे। पहले चेंजेस को खुद मर्ज करेंगे, PRs को मर्ज करेंगे, एंड देन वी विल इंप्लीमेंट। और इन तमाम स्टेजेस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है मॉनिटरिंग। क्योंकि अगर हमारी इस लेयर पे कोई चीज फेल होती है, या इधर या इधर या इधर कोई फेल होती है, तो हमें उसको मॉनिटर करना है। और मॉनिटर हर जगह पे करना है, हर स्टेज पे मॉनिटर करना है। तो मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूसली चलती है। मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्वियसली डेवऑप्स का, क्योंकि देखें कोई चीज विजिबल नहीं होगी, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हम कैसे जज करेंगे कि यार ये ठीक है या गलत है? तो ये चीज आपकी मॉनिटरिंग के साथ थी। जो टूल्स मैंने अभी आप लोगों को बताने हैं, क्योंकि अभी तक टूल्स तो काफी सारे मैंने बताए हैं, लेकिन अभी जो मैं बताने लगा हूं वो है डेवऑप्स टूल्स। कि जो मैं अपने कोर्स कंटेंट, जो आज से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है डेवऑप्स का, उसके अंदर मैं चीजें कवर कर रहा हूं, वो 8 डेवऑप्स के टूल्स हैं जो कि हम कवर करेंगे। उनमें से पहला है लिनक्स, गेट, डॉकर। ये 3
टूल्स है मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ, लेकिन इससे पहले किसी के जो 2-3 क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको पहले कवर करता हूँ। लेकिन अभी जितने क्वेश्चन आए अभी मैं उनको करूंगा, बाकियों को मैं बाद में करूंगा। अच्छा कामरान ने, अच्छा आपके वेबिनार से, हाँ बिल्कुल अदील, मैंने वेबिनार में भी एक्सप्लेन किया था, मैंने ऑनेस्टली ये बताया था कि मैंने वेबिनार जो लास्ट करवाया उसमें मैंने ये ऑलमोस्ट सब चीजें करवाई हैं, लेकिन अब क्योंकि कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो ये मुझे दोबारा रिपीट करनी है, और अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, अब मैं आगे यानी टूल्स सिखाने के ऊपर चला जाऊंगा इंशाल्लाह। कल से हमारा प्रॉपर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा आप लोगों ने रिव्यूज भी दे दिए हुए हैं कि आप लोगों के क्या नॉलेज है। 3 इज अ गुड। अच्छा कैसर के 7 था आउट ऑफ 10, दैट्स गुड। 3 इज नॉट बैड। 3 का मतलब ये कि आप लोग को मेरा जितना डेवऑप्स आता है, तो इसलिए नॉट बैड। अच्छा बाकी जिनका 0 है बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर बैठने का मेन पर्पस ही ये है कि हम लोगों ने 0 खत्म करके उसको यहाँ से मिनिमम 3-4 पर जाना है, क्योंकि 5 इज अ बिग थिंग। मैं 5 तो अपने आप को भी नहीं देता, क्योंकि ऑब्वियसली डेवऑप्स इज अ ह्यूज थिंग। आपकी कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं हमेशा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जब सर पे पड़ती है तो ऑब्वियसली आप सीख लेते हैं। अच्छा कामरान का क्वेश्चन है कि जी लिनक्स और शेल स्क्रिप्टिंग, ऑब्वियसली दिस इज द कोड जो कि मेरा ख्याल है डेवऑप्स लिनक्स के बगैर तो कुछ भी नहीं है। लिनक्स और बैश स्क्रिप्टिंग, अभी मैं आगे जाके देख बताऊंगा आपको पाइथन के रिलेटेड भी और गिट बैश के रिलेटेड भी। तो ये याद रखें कि ऑटोमेशन जो डेवऑप्स की है विदाउट स्क्रिप्टिंग इज नथिंग। ऑटोमेशन इज वन ऑफ द नेम जो कि हम स्क्रिप्टिंग से ही अपना कवर करते हैं, तो वो भी इस कोर्स का पार्ट है और हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन है जी, डेवलपर्स रिवील रिपोजिटरीज कोड, डेवलपर्स बिल्कुल करते हैं मुनीब। देखो लेकिन ऑपरेशंस के पास होती है एक्सेस, ना कि हर किसी के पास। ऑपरेशंस के पास ये होती है, क्योंकि मैं अभी दिखा नहीं सकता अपने क्लाइंट के कोड को। हमारे पास तकरीबन मोर देन 150 रिपोजिटरीज हैं, ब्रांचेस नहीं, रिपोजिटरीज। रिपोजिटरीज का मतलब इतनी एप्लीकेशन है, इतनी माइक्रो सर्विसेज है उनकी कि उन्होंने हर चीज की रिपोजिटरी बनाई हुई है। और मैं डेवऑप्स पर्सन हूँ, आई एम नॉट अ डेवलपर, लेकिन मेरे पास एक्सेस इसलिए बिकॉज मुझे उसके ऊपर जाके अपनी ऑटोमेशन क्रिएट करनी है। अगर मेरे पास कोड की एक्सेस नहीं होगी तो मैं ऑटोमेशन कैसे कर सकूंगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक्सेस जरूरी है। अच्छा एक वकास ने मुझे क्वेश्चन भेजा हुआ है, इस कोडिंग नॉलेज लाइव पाइथन टू गेट द स्टार्टर। अच्छा पाइथन, एक बात याद रखें, पाइथन इज अ डिफरेंट थिंग जो कि मेरे पर्सपेक्टिव में इज इंपॉर्टेंट, बट ये जरूर है कि उसके बगैर गुजारा इनिशियली चल जाता है। मुझे अभी भी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे काफी 4 साल तकरीबन हो चुके हैं डेवऑप्स में, वैसे तो मुझे 9-10 साल हो चुके हैं आईटी के अंदर, लेकिन मुझे पाइथन ऑनेस्टली सही से नहीं आती। लेकिन जब जब मुझे कभी क्लाइंट की तरफ से कोई टास्क मिला ना पाइथन का, शायद ये मैं कह सकता हूँ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एक डेवलपर जिसको पाइथन आती है वो शायद एक वही वाला कोड एक दिन में लिख ले, लेकिन मैं शायद 3 दिन में लिखूंगा, लेकिन मैं लिख लूंगा। और आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली अगर मुझे डेली टास्क मिलने लग जाए पाइथन का, तो शायद वो 3 दिन 2 में आ जाए, 2 1 में आ जाए, और शायद कुछ घंटों में भी आ जाए। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग को जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स हैं वो हर टाइम नहीं लिखने होते, तो इसलिए हम लोग उस लेवल पे पाइथन के नहीं जा सकते जिस पे डेवलपर्स होते हैं। लेकिन अगर कोई डेवलपर पाइथन जानता है या और लैंग्वेजेस करने के बावजूद, यानी कि उसको आती हैं और वो डेवऑप्स में आना चाहता है, तो मैं हमेशा सल्यूट करता हूं उन पर्संस को, क्योंकि डेवलपर्स के लिए डेवऑप्स में ज्यादा वो स्पीड से ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास डेवलपमेंट की स्किल होती है, उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि कोडिंग कैसे की जा सकती है, उनको पता होता है कि कंडीशंस कैसे इंप्लीमेंट करनी है, उनको लॉजिक्स क्रिएट करना ज्यादा अच्छे से आती हैं। लेकिन आप तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली डेवलपर्स की अंडरस्टैंडिंग हमेशा मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन डेवलपर्स के ना आने की रीजन थोड़ी सी ये होती है कि यार शायद इसमें नेटवर्क थोड़ा ज्यादा है, इसमें आईटी से रिलेटेड चीजें हैं, तो वो इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन नेटवर्क और सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट इंप्लीमेंटिंग सिक्योरिटी आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप रिस्क होंगे कंपनी के लिए, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। अच्छा व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट डेव नॉन टेक पर्सन विद, बिल्कुल नॉन टेक। मैंने आपको बताया था आईटी मेरा बैकग्राउंड है, मैं वॉइस ओवर आईपी में बिलोंग, मेरी प्रोफाइल आप लिंक्डइन पे जाके देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है मेरे 5 साल जो है वो वॉइस ओवर आईपी में किए थे। और डेवऑप्स, बल्कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कंपनी बहुत अच्छी है उस टाइम तक, अब वो करते होंगे, लेकिन उस टाइम वो गिटहब भी नहीं यूज करते थे, और मैंने कभी गिटहब डेवऑप्स में आने के बाद यूज करना शुरू किया। हालांकि गिट और गिटहब इज मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी एक बेसिक नेसेसिटी है आजकल के दौर में, वो भी सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर। तो मैंने नहीं यूज की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखता गया, और ऑब्वियसली नाउ आई एम एबल टू रन इट। तो मैं आईटी बैकग्राउंड से था, मेरे बहुत से एग्जांपल्स है, अगर आप मुझे कहें तो मेरे 300 स्टूडेंट में से मैं कह सकता हूं कि 50% मिनिमम 50-60% नॉन टेक बैकग्राउंड से ही थे, जिनको जिनको इन चीजों का, बल्कि कुछ तो ऐसे थे जो कि फाइनेंस और
डिफरेंट अकाउंट से भी आए हैं, तो उन्होंने भी कर लिया। और एक बात याद रखें, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जॉब डिमांड इतनी ज्यादा है कि अगर आपके पास इतना नॉलेज हो इन सारे टूल्स का और आपको क्लाउड की भी अंडरस्टैंडिंग हो, ऑब्वियसली आपको कंपनीज बहुत जल्दी वहां पर उठा लेती है, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स फीडबैक मिलता रहता है, उनसे मेरी डिस्कशन होती रहती है। अच्छा, क्वेश्चंस काफी हैं, मैं लेता रहूंगा, आप लोग भेजते भी रहें, लेकिन मैं आहिस्ता से आंसर दूंगा क्योंकि अभी हमें टॉपिक भी कवर करना है। अच्छा, ये इरम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, मैं इसका आंसर करूंगा और आखिरी में खासा यही होगा, इसके बाद फिर दोबारा हम अपने टॉपिक पे जाएंगे एंड देन वी विल बैक टू द क्वेश्चंस। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि एडब्ल्यूएस क्या मैंडेटरी है डेवऑप्स के लिए, तो ये याद रखें मेरे इस कोर्स कंटेंट में एडब्ल्यूएस इंक्लूडेड नहीं है ऑनेस्टली, और उसकी रीजन क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ बेसिक नेसेसिटी जो कि डेवऑप्स में इस टाइम जरूरी है, ये बात याद रखें। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग अकेली कर लें, यानी कि एडब्ल्यूएस अकेला कर लें या अज्योर या जीसीपी अकेला कर लें, वो कुछ भी नहीं है। और अगर आप डेवऑप्स अकेला कर लेते हैं तो उसका कह सकते हैं कि डेवऑप्स का 70% पार्ट कंप्लीट होगा, 30% मिसिंग पार्ट क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिकॉज कंपनीज ऑन प्रीमिसेस पे डेवऑप्स प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट उतनी नहीं कर रही जितनी क्लाउड पे कर रही हैं। असल जो बेनिफिट लोग अवेल कर रहे हैं वो और डेवऑप्स का अवेल कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। क्योंकि देखिए मैंने अभी यहाँ पर जो डायग्राम बनाई थी, ये इसमें ये जो मशीन्स है ना, ये सारी मशीन्स, ये 1 2 3, अगर मुझे ये विद इन 5 मिनट रेडी करनी है तो मुझे इसके लिए एडब्ल्यूएस पे जाना पड़ेगा, मुझे किसी क्लाउड पे जाना पड़ेगा, एज्योर पे, जीसीपी पे या एडब्ल्यूएस के ऊपर मुझे जाना पड़ेगा। तो अगर मेरा ये पार्ट मिसिंग है तो मुझे ऑटोमेशन कंप्लीट करके क्या करना है, जब मैं इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकता। या तो फिर ये आपकी कंपनीज के पास ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर्स हो, वहां पर सर्वर्स पड़े हो, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप करो। लेकिन कंपनीज ज्यादातर छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज और ज्यादातर कंपनीज वो कहते नहीं कि हम अपना ये मैं वो इंशाल्लाह डेवॉप्स का भी एक छोटा सा वेबिनार, बल्कि आज है, आज बल्कि बूट कैंप भी है, मेरे एक और ट्रेनर हैं उजैर, उनका अभी बूट कैंप है को 3 बजे के अराउंड, यानी कि घंटे बाद। तो वो उसमें भी आपको काफी चीज, वो तो बिल्कुल ही हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस हैं कि आपको प्रॉपर बताएंगे कराएंगे चीजें डिफरेंट। तो वो 2 दिन का है, आज भी है और कल भी है, तो वो मेरी क्लास के साथ लिंक ही हुआ है शायद, लेकिन वो उधर आपको एडब्ल्यूएस का नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन असल पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पार्ट मिसिंग हो जाता है अगर आप क्लाउड ना सीखें। अच्छा, अब मैं रीजन ये कि मैंने अपने कोर्स में क्यों नहीं इंक्लूड किया हुआ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार इंपॉर्टेंट है तो मैंने कोर्स में क्यों नहीं इंक्लूड किया, उसको इंक्लूड ना करने का रीजन ये है कि वो बैकएंड पे इंक्लूडेड ही है, यानी कि मैंने 2 डिफरेंट कोर्सेज बनाए हुए हैं। अगर मैं उसको एक कोर्स में ले आऊँ ना, आपको ये कहूँ कि यार आप लोग सबने मुझसे ना 6 महीने या 6.5 महीने का कोर्स पढ़ना है, तो आप लोग 10 दफा सोचेंगे कि यार इतना लंबा क्या हम पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में किया है। मैंने बताया मुझे इस चीज की लालच नहीं कि कौन मुझसे पढ़ता है या नहीं पढ़ता, मुझे ये लालच है कि आप लोग सही से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ना है, पहले डेवऑप्स सीखना है या क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है, देन यू विल मूव ऑन टू द अदर थिंग। यानी कि आप एडब्ल्यूएस या क्लाउड कंप्यूटिंग से स्टार्ट करके डेवऑप्स में आ जाएं, या डेवऑप्स से स्टार्ट करके क्लाउड कंप्यूटिंग में चले जाएं, करनी तो दोनों ही है। और इंपॉर्टेंट है, देखो हमने इम्प्लीमेंटेशन भी तो कहीं करनी है ना, तो मतलब ये कि वो 2 पार्ट्स में है, और उसको 2 पार्ट्स में रखने का मेनली रीजन ये है कि कोर्स कंटेंट इतना लंबा ना हो कि आप लोग बोर हो जाएं। उसको पहले आप एक चीज को करें, आप लोग को कॉन्फिडेंस मुझ पे बिल्ड हो, आपको पता चले कि मैं कुछ सही पढ़ा रहा हूँ या मेरी टीम सही सपोर्ट दे रही है, तो आप लोग कहें कि हाँ मुझे दूसरा कोर्स भी पढ़ना है। दिस इज जस्ट द रीजन, अदरवाइज मैं दोनों चीजों को इंक्लूड कर सकता हूँ। अच्छा, उसका एक और इशू ये है कि कोर्स कंटेंट कितना लंबा है, मैं अभी ये भी आपको बता देता हूँ। जो AWS है, जो डेवऑप्स है, इसका जो मेरा भी कोर्स कंटेंट है ये है 3.5 मंथ्स का, क्योंकि ये सैटरडे संडे को क्लासेस हैं, तो ऑब्वियसली ये 2 आवर्स का सेशन होगा, 2 घंटे में मैं कितना बोल के तो वैसे ही मेरा हालत टाइट हो जाएगी। तो ये है। और AWS का जो मेरा कोर्स है वो 2 in 1, 2 in 1 का मतलब ये है कि उसमें AWS की जो 3 सर्टिफिकेशन एसोसिएट लेवल की, उनमें से हम 2 कराते हैं, शायद हम तीसरी भी इंक्लूड कर लें इन फ्यूचर। वो है AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड डेवलपर एसोसिएट, ये 2 सर्टिफिकेशन जो कि इंक्लूडेड है, और इनका जो ड्यूरेशन है, इन जो इस कोर्स का कंटेंट का ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स। अब आप खुद बताएं कि 3.5 एंड 3 मंथ्स को 6.5 मंथ्स बन जाते हैं। तो अगर आप ने करने हैं दोनों, तो करने तो दोनों ही है। आप चाहे इधर से स्टार्ट करके डेवॉप्स में आ जाएं या डेवॉप्स से स्टार्ट करके इसमें चले जाएं, कोई प्री रैक नहीं है कि आपको, अगर आपने एडब्ल्यूएस नहीं किया तो आप डेवॉप्स नहीं कर सकते, या आपने डेवॉप्स नहीं किया तो एडब्ल्यूएस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्टार्ट इफ यू वांटेड टू
ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ टुवर्ड्स द डेवऑप्स, तो ऑब्वियसली आपको ये करना पड़ेगा। तो ये चीज है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। वो बाकी मैं क्वेश्चन आप लोग के आहिस्ता आहिस्ता लूंगा, आप लोग क्वेश्चंस करते जाएं, इंशाल्लाह मैं आंसर सबके दूंगा। अच्छा, मैं अब शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ जो 8 डेवऑप्स के टूल्स मैं कवर करा रहा हूँ अपने पूरे ट्रेनिंग कोर्स में। उनमें सबसे पहला लिनक्स है। लिनक्स के बगैर ये याद रखें कुछ भी नहीं है। 95 मोर देन 95% मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के अंदर जो सर्वर यूज हो रहे हैं वो लिनक्स बेस हो रहे हैं। चलो 90 कर लेते हैं, अगर थोड़ा रियलिस्टिक रह लेते हैं तो 90%। क्योंकि मेजर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप अपने घर की भी हर चीज पर नजर रखें, अगर आपके घर में कोई आईओटी बेस्ड सिस्टम चल रहा है, यानी कि आपके पास एक सिस्टम है जिससे आप मोबाइल से अपना एसी जो है स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, या आप जो है वो ऑटोमेटिक जो मशीन्स घरों में लगी होती हैं, वॉशिंग मशीन्स, अगर आप उसकी बात करें तो हर जगह पे लिनक्स है, इनके अंदर लिनक्स इंक्लूडेड है। लिनक्स इतना स्मॉल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है, इतना यानी कि सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिसको इंप्लीमेंट करना, जिसको यानी कि डिप्लॉय करना इज वेरी इजी अकॉर्डिंग टू द जीयूआई बेस्ड विंडोज बेस्ड सिस्टम्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उनके अकॉर्डिंगली लिनक्स इज वेरी इजी और ज्यादा रिलायबल भी है, और ओपन सोर्स है। ये भी एक रीजन है कि ओपन सोर्स है, कोई भी कंपनी इसको अपने नाम से भी इंट्रोड्यूस करवा सकती है। तो लिनक्स जो है वो हमारे कोर्स का पार्ट है। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंशाल्लाह हम पहले लिनक्स से स्टार्ट करेंगे, कल से इंशाल्लाह लिनक्स स्टार्ट हो जाएगा। लिनक्स की जो मेरा कोर्स कंटेंट स्टार्ट होगा उसको सम टाइम कुछ लोग बड़ा कहते हैं कि यार ये बहुत ही बेसिक से है, लेकिन वो इसलिए बेसिक से है बिकॉज मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको एलएस कमांड का भी नहीं पता लिनक्स के अंदर कि एलएस की कमांड क्या करती है या सीडी की कमांड क्या करती है। तो ये कंटेंट वहीं से स्टार्ट होगा, और इंशाल्लाह फिर आगे जाते जाते हम लोग इंशाल्लाह हम बैश स्क्रिप्टिंग भी इसके अंदर करेंगे, हम कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड आईपी टेबल से रिलेटेड भी चीजें करेंगे, और फाइल सिस्टम्स के बारे में भी, और परमिशंस के बारे में, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी, यूजर्स मैनेजमेंट के बारे में भी। तो हम ये सब चीजें इंशाल्लाह उसके अंदर करेंगे। और एक बात याद रखें, लिनक्स कोर्स कंटेंट खत्म नहीं होता पूरे थ्रू आउट द कोर्स, बिकॉज लिनक्स ही गिट में यूज होगा, लिनक्स ही डॉकर में यूज होगा, लिनक्स ही अगले टूल्स के अंदर यूज होगा। तो लिनक्स कहीं भी खत्म नहीं होने वाला, बिकॉज लिनक्स हमारे पूरा थ्रू आउट द कोर्स चलेगा। गिट के बारे में आपको बता चुका हूँ। गिट जो है वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम भी इसको कहते हैं, जो कि हर कंपनी के अंदर, छोटी से बड़ी कंपनी के अंदर जो है वो कोड को मैनेज करने के लिए, उनके डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए हम गिट यूज करते हैं। और डिटेल से इंशाल्लाह हम अपने कोर्स कंटेंट में पढ़ेंगे। डॉकर डॉकर इज अ लिटिल बिट, थोड़ा सा ये एडवांस लेवल आ जाएगा। अगर किसी को डॉकर के बारे में नहीं पता तो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको, क्योंकि डॉकर को समझने से पहले ना हमें वर्चुअलाइजेशन को समझना पड़ता है। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन होती क्या है, चले मैं उसको, बहुत से लोगों को इंशाल्लाह पता भी होगा, मुझे पता है कि वर्चुअल मशीन्स के साथ काफी लोग खेलते रहे होंगे। वीएम वेयर कहते हैं, आप वर्चुअल मशीन यूज कर लें, वर्चुअल बॉक्स है, आप ये यूज कर लें, ये बहुत से डिफरेंट आपके पास अवेलेबल हैं। वर्चुअलाइजेशन होती क्या है? वर्चुअलाइजेशन होती ये है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज दैट कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें, ये जो है ना, ये मेरा एक लैपटॉप है। मैं अब इजी एग्जांपल दूंगा बेसिक लेवल की। लैपटॉप है, असल में लैपटॉप नहीं होता, असल में ये सर्वर ही होता है। ये मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप के ऊपर मैंने अगर इम्प्लीमेंट करना है वर्चुअल मशीन, तो मुझे वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, जिसका नाम मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। वीएम वेयर होता है या वर्चुअल बॉक्स होता है, कोई भी हो सकता है। आप ये यूज करेंगे, आप उसको इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप जो है वो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद आपको, चलें यहाँ पर कर लेते हैं, आपको एक आईएसओ इमेज की जरूरत होगी। कि अगर आप, आईएसओ इमेज क्या होता है मैं वो भी लिख देता हूँ। अगर आप सपोज दैट कि आप ना एक यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हैं अपने पास सेटअप करना, उसके लिए एक आईएसओ इमेज होता है। ये एक कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है, इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर है जो कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज की सीडी होती है ना, अगर आपने विंडोज इंस्टॉल करें तो आपको क्या जरूरत होती है? आप क्या करते हैं, एक सीडी लाते हैं, या चले सीडी का दौर खत्म हो चुका है, आप एक बूटेबल यूएसबी बना लेते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, देन यू विल बूट योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग योर यूएसबी। तो सेम एज इट इज, एक आईएसओ इमेज इंटरनेट के ऊपर ओपन पड़े हुए आईएसओ इमेजेस होते हैं, और आप में से मुझे कोई बताएगा कि आईएसओ इमेज का अच्छा आईएसओ इमेज का साइज क्या होता है अप्रोक्सीमेटली, जिन्होंने भी काम किया होगा?
कितना साइज होता है अच्छे आईएसओ इमेज का? सर जी लाइनक्स के 10 GB तक। बिल्कुल 7 GB 10 GB ये ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज होता है। और अगर आप इसको इंस्टॉल करने लगे या आप इसको इसको जो है वो डाउनलोड करें तो इट विल टेक टाइम। और फिर आप यहाँ पर लगाएंगे एंड देन यू कैन इंस्टॉल इट, एंड आफ्टर दैट व्हेनेवर इट्स रेडी then you can able to install your packages, your dependencies, and then you can able to set up your application। और उसके ऊपर फिर आप अपनी डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन का कोड रखेंगे एंड देन यू विल यूज इट। यहाँ पर आ जाएगा इसकी कोई लाइब्रेरीज हैं या इसके कोई डिपेंडेंसीज में कह लेता हूँ, डिपेंडेंसीज, ठीक है। यहाँ पर कुछ आ गया और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का कोड आ गया। अब इसके बाद जाके आप अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या अपनी जो है वो एप्लीकेशन रेडी करेंगे। और इसी तरह अगर आपको एक और की जरूरत है फिर इसी तरह यहाँ पर भी बनाएंगे और चलेंगे। लेकिन डॉकर कंटेनराइजेशन में क्या होता है, कंटेनराइजेशन क्या आपको इजी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, वो ये है कि यहाँ पर इसी तरह मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास मेरा लैपटॉप है। ये याद रखना यार, ये सब कुछ मैंने जो ना अपने जब डॉकर स्टार्ट करना है ना उसमें भी बताना है। लेकिन चले अभी क्योंकि बहुत से लोग इंट्रोडक्टरी है तो ऑब्वियसली हम लोग करेंगे। अच्छा डिपेंडेंसीज, अदील डिपेंडेंसीज ये होती है यानी कि मैंने सारे पैकेजेस के नाम नहीं लिखे ना। देखिए किसी भी एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए हमें डिपेंडेंसीज की होती है ना। यानी कि अगर मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मुझे पीएचपी का कौन सा वर्जन चाहिए और पीएचपी माइस्क्यूएल के साथ हमें कौन से यानी कि पैकेजेस करने हैं, तो वो सारे पैकेजेस डिपेंडेंसीज के अंदर आ जाती हैं जिनके बगैर एप्लीकेशन नहीं चल सकती, उसको डिपेंडेंसीज कहते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंडेंसीज बहुत सारी होती हैं जिसके बाद भी कुछ चलता है। और छोटी एप्लीकेशन में इतनी ज्यादा नहीं होती, बड़ी में ऑब्वियसली ज्यादा होती हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पर एक लैपटॉप मैंने बना लिया, इसी तरह मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा जिसका नाम होगा, जो कि बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम होगा डॉकर, जो कि हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा वर्चुअल मशीन को डॉकर के साथ कंपेयर करने की जरूरत इसलिए होती ताकि आपको इजीली समझ आए कि वर्चुअल मशीन को यानी कि कह सकते हैं रिप्लेस किया है कंटेनराइजेशन ने। वर्चुअल मशीन को मैनेज करना मुश्किल होता है क्योंकि सपोज दैट कि अगर आपके पास जो ना आपका लैपटॉप है 1 TB की इसमें हार्ड लगी हुई है और आपके पास कोई 16 GB की कह सकते हैं कि रैम है आपके पास, तो आपने जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी करना है तो आपने यहाँ पर डिफाइन करना है कि मुझे सपोज दैट के कितनी मेमोरी चाहिए, कितने सीपीयूज चाहिए, मुझे कितनी रैम चाहिए। मैं कहता हूँ 4 GB मुझे यहाँ पर रैम चाहिए, मुझे यहाँ पर 2 VCPUs चाहिए या क्या जो भी चीजें हैं वो आपको चाहिए। तो चीज ये कि ये यूटिलाइज करेगी इस होस्ट मशीन के रिसोर्सेज को। और व्हेनेवर अनदर मशीन जो कि आप क्रिएट करेंगे, अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम या आईएसओ इमेज रेडी करेंगे और वो रिसोर्स लेके जा रहा होगा, अगर इसके यूटिलाइजेशन चोक हो जाती है तो ऑब्वियसली आपका ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ जो है वो स्लो हो जाएगा। और अगर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कोई चैट में, तो अगर आप वर्चुअल मशीन 2 भी चला रहे हो अपने लैपटॉप के ऊपर तो आपका सिस्टम की क्या हालत होती है, ये जिन्होंने यूज किया उनको आइडिया होगा। लेकिन मेरे सिस्टम के ऊपर इस टाइम भी डॉकर चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं मुझे तो मेरा नहीं ख्याल के कुछ और डॉकर हर टाइम चल रहा होता है मेरा। वर्चुअल मशीन को तो हम फिर भी बंद कर देते थे। अच्छा दूसरी चीज आ जाती है, अच्छा इसके डॉकर के ऊपर हम क्या करते हैं, डॉकर के ऊपर हम यहाँ पर ना इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी करते हैं। अब मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है ना, अगर मुझे युबंटू की ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, यहाँ पर हम यहाँ पर भी यूज करते हैं जिसको हम इमेजेस कहते हैं। ये इमेज होता है, ये भी आईओएस इमेज होता है, ये भी इमेज होता है, लेकिन ये इमेज बहुत ही लाइट वेट होता है। और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर डॉकर का मैं बात करूँ तो डॉकर में तकरीबन 200 से 500 मैक्स एमबी के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है यहाँ पर ऑपरेटिंग। और यहाँ पर डॉकर के अंदर इतने लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है एल्पाइन, और इस एल्पाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओएस है जिसका साइज है 55 MB। अब 55 MB साइज का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर किसी को मिल रहा हो और वो क्विकली डिप्लॉय हो, क्विकली डिस्ट्रॉय यानी क्रिएट करना आसान है, डिस्ट्रॉय करना आसान है, उसको यूज करना आसान है, और ये इमेजेस रियल टाइम में गेट कर सकते हैं। आपके जो इमेजेस हैं वो क्लाउड से गेट कर सकते हैं। यानी कि एक मैं अगर यहाँ पर क्लाउड बना लूं और इस क्लाउड से अगर किसी ने गेट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो जस्ट एक क्यूरी करके ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ला सकता है। कोई आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसको क्रिएट करना डिस्ट्रॉय करना बहुत इजीली होता है। और इसके ऊपर एप्लीकेशन आपने रेडी करनी है तो ये जितने भी रिसोर्सेज रेडी करता है, यहाँ पर भी वही होंगी डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज और एप्लीकेशन, सारा कुछ उसी तरह ही होता है। लेकिन जो असल पर्पस होता है वो ये होता है कि यहाँ पर क्रिएट करना आसान है। और यहाँ पर एक जो मजेदार चीज होती है डॉकर के अंदर वो ये होती है कि डॉकर ने सपोज दैट मैं इतने ही रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूं कि मेरे पास यही रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं,
मेरे पास यही रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन डॉकर क्या करता है, डॉकर को जितने कंटेनर्स को जितने रिसोर्सेज की जरूरत होती है उतने यूज करता है, उसके अलावा कोई हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं होती। आपको यहाँ पर डिफाइन करने यानी कि यहाँ पर तो आप क्रिएट करते हुए डिफाइन करते हैं। डॉकर में आप कभी भी कंटेनर क्रिएट करते हुए साइज डिफाइन नहीं करते कि भाई मुझे कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, मुझे कितनी स्पेसिफिकेशंस की जरूरत है। वेन एवर इट नीड्स 100 MB, ये 100 MB ले लेगा। जब इसको 1 GB की जरूरत होगी 1 GB ले लेगा। तो ये चीजें फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। और डॉकर को क्रिएट करना कंटेनर्स को इजी होता है, डिस्ट्रॉय करना इजी होता है। और हम इंशाल्लाह जब डॉकर के पार्ट में जाएंगे तो मैं आपको डिटेल्स ये क्रिएट करना, ये अल्पाइन का इमेज यूज करना, युबंटू का इमेज यूज करना, एप्लीकेशंस को रेडी करना बताऊंगा। और आपको दिखाऊंगा कि सर्वर को छोटे छोटे सर्वर्स के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर जब मैं कंटेनर्स को क्रिएट करूंगा तो सिस्टम को पता भी नहीं चलता कि उसको कुछ चल रहा है। और एक जो आखिरी चीज है वो ये है कि कंटेनर्स को इजीली एक इजी वर्ड में कहते हैं कि कंटेनर्स जो हैं डॉकर के कंटेनर्स वो एज अ अपने किसी भी होस्ट मशीन के ऊपर एज अ प्रोसेसेस चलते हैं। प्रोसेसेस क्या होते हैं कि अगर मैं जिस तरह अपना लैपटॉप का यानी कि टास्क मैनेजर ओपन करूं तो ये प्रोसेसेस हैं जो मेरे यहाँ पर चल रहे हैं। ये प्रोसेसेस लिखिए, ये सारे प्रोसेसेस हैं। ये जो जूम का सेशन चल रहा है ये भी एक प्रोसेस है, फायरफॉक्स खुला हुआ है या टीम्स खुला हुआ है, ये सारे प्रोसेसेस है। और इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर आ रही होती है, तो ये परफॉर्मेंस ले रहे होते हैं। तो ये कंटेनर्स भी एज अ प्रोसेस चलते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एज अ प्रोसेस चलते हैं। क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना बहुत ईजी होता है। और अभी इसका एक जो मेजर बेनिफिट है जो मैंने अपने लास्ट वेबिनार में भी बताया था कि कंटेनराइजेशन का जो लोगो है, जो डॉकर का लोगो है, अगर मैं आपको लोगो भी दिखाऊं इसका, तो वो रिप्रेजेंट करता है इस चीज को कि ये एक शिप है। मैं यहाँ पर ओपन करता हूं इसको, ये देखें, ये एक शिप है, उसके ऊपर कंटेनर्स पड़े हुए हैं। एक शिप है उसके ऊपर कंटेनर पड़े हुए हैं। और इसका जो मेनली रीजन है वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक शिप के ऊपर डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट एप्लीकेशंस को, डिफरेंट यानी कि लैंग्वेज की एप्लीकेशंस को एक ही शिप के ऊपर या एक ही सर्वर के ऊपर, एक ही होस्ट मशीन के ऊपर इस तरह प्लेस कर सकते हैं कि एक एक कंटेनर दूसरे कंटेनर को इफेक्ट भी नहीं करेगा, उसको पता भी नहीं होगा कि उसके साथ कोई और कंटेनर चल रहा है। और स्केल करना इजी होगा, उसको क्रिएट करना इजी होगा, उसको डिस्ट्रॉय करना इजी होगा, उसको इंप्लीमेंट करना इजी होगा। और ये लाइट वेट कंटेनर्स होते हैं, बहुत लाइट वेट कंटेनर्स होते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग कंटेनर्स के लिए यूज करते हैं और ये पूरा इस कोर्स का पार्ट है। और एक बात याद रखना, आप लोगों ने मार्केट में क्यूबरनेटिस इस टाइम सबसे पीक पे डिमांडेड चीज है, जो कि हमारी कह सकते हैं डेवऑप्स के अंदर मानी जाती है। और डेवऑप्स के अंदर क्यूबरनेटिस की जो प्री रैक है वो डॉकर है। अगर आप डॉकर को अच्छे से पढ़ लेंगे देन यू कैन इजीली मूव ऑन टू द क्यूबरनेटिस, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। ये बात याद रखना मेरी, क्योंकि आपके 50-60% कॉन्सेप्ट्स यहीं पर क्लियर हो जाएंगे क्यूबरनेटिस के। अगले जो 3 टूल्स हैं उनमें जेंकिंस, एंसिबल एंड क्यूबरनेटिस है। जेंकिंस मैं आपको बता चुका हूँ, इट्स अ सीआई टूल जो कि ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, बिल्डिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी। अच्छा, जेंकिंस यूज होता है फॉर द सीआई यानी कि कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है। और इसका मेनली पर्पस ये होता है कि ये इंटीग्रेट करता है मल्टीपल टूल्स को। और जो मुझे जेंकिंस पसंद है या लोगों को जेंकिंस इसलिए पसंद है, ये ओपन सोर्स है। इसकी रीजन ये कि ये इसके अंदर प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ईमेल का प्लगइन चाहिए, आप ईमेल के फीचर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी एडब्ल्यूएस के साथ काम करना है, जीसीपी या क्लाउड के साथ, अजोर के साथ करना है, आप उसके प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्विसेज के प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। वो बेपनाह ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स कम्युनिटी मैनेज करती है जेंकिंस। और ओपन सोर्स कम्युनिटी डिफरेंट प्लगइन्स आप भी बना सकते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो जेंकिंस अपने हिसाब से जेंकिंस के प्लगइन्स बना के उसमें इंट्रोड्यूस करवा देती हैं। तो इसमें बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। हम इंशाल्लाह जब जेंकिंस पढ़ेंगे तो हम पूरा एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे जिसमें पूरी जावा की एप्लीकेशन होगी, जिसको मैं बिल्कुल स्क्रैच से यानी गिटहब से पकड़ के उसकी तमाम स्टेजेस, बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, और ये सारी इंप्लीमेंट करूंगा। आपको पूरी ऑटोमेशन दिखाऊंगा जेंकिंस के थ्रू के कैसे होती है। एंड देन हमारी एप्लीकेशन जो है वो पूरी पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगी। व्हेन एवर एनी डेवलपर पुश द कोड टुवर्ड्स द गिटहब, तो वो ऑटोमेटिकली पाइपलाइन ट्रिगर होगी। तो ये सब कुछ हम इंशाल्लाह जेंकिंस के अंदर कवर करेंगे। एंसिबल इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि इजी वर्ड्स में मैं शॉर्टली बताऊंगा कि अगर आपके पास सपोज दैट कि मेरे पास कोई 100 सर्वर्स है, 100 सर्वर्स है, और मुझे 100 सर्वर्स के ऊपर आप सबके यूजर्स बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा?
मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्वर को एसएसएच करूंगा, यानी कि अगर मैं यानी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बना के, ताकि आप लोग, मेरे पास पोस्ट दैट के 100 सर्वर्स हैं और मुझे आप लोगों के यूजर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, 100 यूजर्स, डिफरेंट यूजर्स क्रिएट करने हैं ऑन ईच मशीन, ठीक है, ईच सर्वर। तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सर्वर को एसएसएच करूंगा, एसएसएच होता है यानी एक्सेस करूंगा, एक्सेस करके उसमें यूजर क्रिएट करूंगा, फिर उसकी कुछ कह सकते हैं कि डायरेक्टरीज अगर हमें क्रिएट करनी है तो वो करेंगे, कुछ परमिशन सेट करनी है तो मैं वो करूंगा, फिर दूसरे में जाऊंगा, दूसरे सर्वर के साथ भी यही सब कुछ करूंगा, और इस तरह मैं 1 बाय 1 100 सर्वर्स के ऊपर जा जाके ये सारे काम परफॉर्म करूंगा। तो इट विल टेक अराउंड, शायद इसमें 3-4 दिन भी लग जाए, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का वन यूसेज, इट्स जस्ट कॉल्ड द वन यूसेज, अदरवाइज वी हैव अ लॉट ऑफ अदर यूसेज एज वेल। एंसिबल क्या करता है, एंसिबल के अंदर एक प्ले बुक लिखी जाती है, प्ले बुक होता है एक एक कोड लिखा जाता है, स्क्रिप्ट। अभी आप लोग सोचेंगे मैंने कोडिंग से कहा था, नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक कोड लिखा जाता है एंड ये सबसे इजी लैंग्वेज है जिसको कहते हैं YAML, उसके अंदर लिखा जाता है, और जो कि इंशाल्लाह मुझे अगर आती है तो आप लोग भी इंशाल्लाह सीख सकते हैं। हम YAML में लिखेंगे, YAML में लिखने के बाद हम इस कोड को, इजी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, जब इस प्ले बुक को सिर्फ एक मशीन पे बैठ के, कंट्रोल मशीन पे बैठ के पुश करूंगा टूवर्ड्स 100 मशीन्स, 100 सर्वर्स, तो विद इन 5 मिनट्स, मैक्स 5 मिनट्स, मैक्स कह रहा हूं, आपके 100 यूजर्स ईच मशीन पे बन जाएंगे, हर सर्वर पे बन जाएंगे। ये काम इंशाल्लाह, ये एक यूजेज है, इसके अलावा भी बड़े सारे यूजेज आते हैं, लेकिन ये इजी है जो कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करनी, देन यू कैन इजीली इंस्टॉल एज वेल ऑन अ डिफरेंट मशीन्स। तो ये आपका एंसिबल के अंदर आ जाता है। क्यूबरनेटिस, क्यूबरनेटिस होता है, देखिए मैंने अभी यहाँ पर एक चीज ड्रॉ की थी, कंटेनर्स। जो कंटेनर्स होते हैं ना, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। अभी तो मैंने अभी आपको सिर्फ वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स का डिफरेंस बताया। जब कंटेनर्स बन जाएंगे ना, तो एक मशीन यानी एक होस्ट मशीन के ऊपर, दूसरी होस्ट मशीन के ऊपर, तीसरी होस्ट मशीन के ऊपर, यानी कि डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर हमारे पास डिफरेंट छोटे छोटे कंटेनर चल रहे होंगे, डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही होंगी, डिफरेंट एप्लीकेशन यहाँ पर चल रही हैं। अब क्यूबरनेटिस की जरूरत क्यों पड़ी? क्यूबरनेटिस की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई मेरी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ऐप वन, वो इधर भी चल रही है, वो इस नोड पे भी चल रही है, वो इस नोड पे भी चल रही है। मेरी दूसरी एप्लीकेशन है जो इस नोड पे भी चल रही है, इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है। यानी कि बल्कि एक एग्जांपल इसको इजीली एक्सप्लेन इस तरह से करता हूँ कि सपोज दैट कि मेरा अभी सिर्फ इस साइड को देखें, अभी आप इन दो साइडों को छोड़ दें, बल्कि ज्यादा बेटर एक्सप्लेन इस तरह से ही होगा। आप सिर्फ इस साइड को फोकस करें कि सपोज दैट कि मेरी एक एप्लीकेशन है, यानी एक होस्ट मशीन है, एक सर्वर है, ये सर्वर है, इसको होस्ट मशीन कहते हैं, इसके ऊपर एक कंटेनर ये चल रहा है, एक एप्लीकेशन का, दूसरा एप्लीकेशन का ये कंटेनर, तीसरा ये कंटेनर, चौथा ये कंटेनर, मल्टीपल कंटेनर चल रहे हैं मेरे एक ही मशीन के ऊपर। अगर मेरी एक यानी कि कंटेनर डाउन होता है यानी एप्लीकेशन, तो ये इसकी जगह एक और कंटेनर डॉकर खुद रेडी कर देगा। अगर मेरा ये कंटेनर डाउन होता है तो इसकी जगह जो है वो डॉकर एक और कंटेनर अप कर देता है। लेकिन अगर मेरी ये पूरी की पूरी सर्वर ही डाउन हो गया तो क्या होगा? कोई बैकअप नहीं है ना मेरे पास, मेरी एप्लीकेशन डाउन, और एक एप्लीकेशन नहीं, चार एप्लीकेशन इकट्ठी डाउन हो जाएंगी। हमने फिर अगला स्टेप क्या करना होता है कि हम अपनी एप्लीकेशन को मल्टीपल होस्ट मशीन्स के अंदर रखते हैं। ये भी एक सर्वर है, एक होस्ट मशीन है, उसके ऊपर भी एप्लीकेशन 1 भी चल रही है, एप्लीकेशन 2 भी चल रही है, एप्लीकेशन 3 भी यहाँ पर चल रही है। इसी तरह फिर हमने कहा यार एक और होस्ट मशीन भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डाउन हो गई तो यहां से एप्लीकेशन सर्व हो जाएगी और यहां से हो जाएगी। अगर इसके साथ साथ ये भी डाउन हो गई तो यहां से हो जाएगी, और सारों का डाउन होना थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम होती है। उसके भी हैं ऑप्शंस, वो भी देखेंगे। तो क्यूबरनेटिस कहां पर यूजेज आना शुरू हुआ? क्यूबरनेटिस ने एक ही हमारी जो कह सकते हैं कि एक होस्ट मशीन के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करना, सॉरी, एक होस्ट मशीन के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करना, यही इनकी कॉपीज क्रिएट करना। यानी कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है और ये 4 है। यानी एक ही होस्ट मशीन के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करना, उनकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना, और मल्टीपल होस्ट के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करना। यहां पर भी
ये सारे काम और उनको मैनेज करना। अच्छा, मैं ऑर्केस्ट्रेशन, क्यूबरनेटिस की डेफिनेशन के साथ लिखा हुआ है कि कंटेनर्स ऑर्केस्ट्रेशन, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा नहीं हुआ लेकिन ये असल इसकी डेफिनेशन जो उसकी है क्यूबरनेटिस की, उसमें एक कंटेनर्स एप्लीकेशन ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। और ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं मैनेजमेंट को, कि वो मैनेज करता है एप्लीकेशंस की हाई अवेलेबिलिटी को, कि वो एक सर्वर पे चल रही है, मल्टीपल पे चल रही है, काफी सारे सर्वर पे चल रही है, उनको एप्लीकेशंस को मैनेज जो करना है, इन सब चीजों को, ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए क्यूबरनेटिस यूज होता है। मल्टीपल नोड्स को मैनेज करना, कैसे मैनेज करना, ये सब कुछ हम लोग इंशाल्लाह क्यूबरनेटिस में पढ़ेंगे। और आखिरी जो टूल है, अच्छा इनके लोगोस मैंने लगाए थे जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अभी टेराफॉर्म रह गया, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं इस समय इसलिए लगाए थे कि समटाइम लोगोस हमारे फेमिलियरिटी होते हैं, हम लोगों ने कई दफा देखे होते हैं। लिनक्स का लोगो ये है, गेट का ये है, डॉकर का ये, तो ये मैंने सारे यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिए। जेंकिंस का ये इस तरह का ये शेफ यानी इस तरह बना हुआ है, और एंसिबल एंड क्यूबरनेटिस ये है। और आखिर में जो अभी टूल रह गया है वो है टेराफॉर्म। अच्छा, टेराफॉर्म आने से पहले फिर स्क्रीनशॉट्स आ गई हैं। अच्छा, इसकी भी रीजन बताया तो मैंने ये क्यों स्लाइड्स यहाँ पर रखी थी कि ये बताना दिखाना कि भाई एट द एंड ऑफ द सेशंस जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम क्या देख रहे होंगे। हम ये GUI नहीं देख रहे होंगे, हम ये काली स्क्रीन देख रहे होंगे। लिनक्स में हम काली स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर काम करेंगे, और वो है कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर। तो हम लोगों ने यहाँ पर अगर कोई यूजर क्रिएट करना है या IP चेक करने तो इस तरह से होंगे, या कुछ बैश स्क्रिप्ट्स लिखने तो ये बैश स्क्रिप्ट्स मैंने लिख के स्क्रीनशॉट्स लगाइए जस्ट फॉर द फेमिलियरिटी, के आप लोगों को पता चले कि हमने किधर काम करना है। स्क्रीनशॉट्स मैंने इसलिए इंप्लीमेंट किए क्योंकि मैं सारा कुछ दिखा नहीं सकता था अभी। अच्छा, दूसरा है गेट और गेटहब। ये गेट की एग्जांपल है कि गेट कैसे काम करता है कमांड लाइन पे, और ये गिटहब की एग्जांपल है। तो अब ये गिटहब देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लगा दिया कि हम इस पे भी काम करेंगे, इस पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये डॉकर की एग्जांपल है कि डॉकर इमेजेस कैसे होते हैं, यानी कि डॉकर के इमेजेस कैसे नजर आएंगे, आप जब करेंगे उनको कैसे यहाँ पर देख सकते हैं। हम जब कंटेनर चलाएंगे, ये कंटेनर चल रहा है नीचे, तो ये कैसे नजर आएगा, और जब उसको हम ब्राउजर पे एक्सेस करेंगे तो वो कैसे नजर आएगा, तो ये आपको पता चल जाएगा। और ये इंजन एक्स हमने इंप्लीमेंट किया, ये इंजन एक्स का कंटेनर है, ये इंजन एक्स का इमेज है। तो यहाँ से इमेज पकड़ा, यहाँ से कंटेनर क्रिएट किया और ब्राउजर पर जाकर उसको वेरीफाई कर लिया। और व्हेनेवर वी पुट आवर एप्लीकेशन कोड इन द इंजन एक्स, तो आपको पास यहाँ पर आपकी वेबसाइट भी चलना शुरू हो जाएगी, और इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। और इसके बाद आता है जेंकिंस। जेंकिंस को सारा काम हमारा इसका ज्यादातर GUI के ऊपर है, लेकिन मैंने सिर्फ इजी चीजें नहीं सिखानी, मैंने थोड़ी सी एडवांस चीजें भी सिखानी है। और वो ये कि मैं आप लोगों को, जो मैंने रिसेंटली अपने लास्ट बैच में इंक्लूड किया था, कि हम जेंकिंस की एक लैंग्वेज है, उससे डरना नहीं है। ऑब्वियसली आप जब काम करेंगे इंशाल्लाह आ जाएगी, वो है ग्रूवी। हम इंशाल्लाह ग्रूवी पे काम करेंगे, और ग्रूवी बहुत इजी है यार, नो वरीज, किसी चीज की फिक्र नहीं करनी। जब मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने कर लिया, तो आप लोग भी कर सकते हो, सो नो वरीज। ओके, सो दिस इज द GUI। हम जिस GUI के ऊपर काम करेंगे जेंकिंस की, इसके बाद हम लोग जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बैश स्क्रिप्ट्स, तो हम लोग वो इंशाल्लाह CLI से करेंगे। एंड दिस वन इज द एंसिबल। एंसिबल का जो मैंने अभी आपको दिखाया ना कि हमने 100 मशीन के ऊपर सर्वर्स कुछ यूजर क्रिएट करने, तो यहाँ पर देखो, ये मैं आपको एग्जांपल था, हमने डेटाबेस इंस्टॉल करनी थी। तो डेटाबेस इंस्टॉल करने के लिए हमने उसके पैकेजेस यहाँ पर सारे डिफाइन किए हैं, हमें कौन से करने हैं, हमें स्टार्ट करना है, और जब हमने इसको रन करेंगे तो ये इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। तो ये उसकी प्लेबुक है, ये देखिए प्लेबुक लिखा हुआ है, ये प्लेबुक है, और ये उसका रिजल्ट है। और कोई डरना नहीं है, ये इसलिए है कि डराने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि आपको मोटिवेट करना है कि यार हो जाएगा, जंप इन करोगे, सीखोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। क्यूबरनेटिस, ये क्यूबरनेटिस की यानी कि डिप्लॉयमेंट का एक कैसे था डिस्क्राइब किया हुआ मैंने, यानी उसकी डिस्क्रिप्शन है। ये उसकी एक डिप्लॉयमेंट फाइल होती है, ये भी YAML में लिखी हुई है, पीछे भी YAML में, तो ज्यादातर हमारा काम YAML के अंदर ही होना है। प्रोग्रामिंग नहीं है यार, ये टेंशन नहीं लेनी कि अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती तो वो ये कहे कि यार ये प्रोग्रामिंग कहाँ से आ गई। मैंने आपको बताया ना कि आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, आई एम नॉट अ डेवलपर। हम भी काम चला लेते हैं, तो आप लोग भी चला लोगे इंशाल्लाह ताला, और अच्छे से चला लोगे। इसलिए जंप इन करोगे तो कुछ सीखोगे, डर के पीछे हट जाना नहीं है। ये इसकी डिप्लॉयमेंट फाइल है, एंड दिस वन इज द आउटपुट जो कि मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट की जस्ट टू शो यू। एंड लास्टली ये मेरे सर्टिफिकेट्स है, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को सेशन के बाद, आज के सेशन नहीं, कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको इंशाल्लाह मिल भी जाएंगे। अच्छा, इसमें टेराफॉर्म रह गया मेरे ख्याल से, टेराफॉर्म की स्लाइड मैं वेट ही करता रह गया, मैं आपको टेराफॉर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू द टेराफॉर्म लोगो, जस्ट टू शो यू। लोगों ने देखा होगा, लेकिन बात करना इजी हो जाएगी आप लोगों के साथ। अच्छा, टेराफॉर्म क्या है? टेराफॉर्म, ये टेराफॉर्म का लोगो है। टेराफॉर्म असल में ना हाशिकॉप ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टूल है, और ये क्या करता है, आपके पास डिफरेंट क्लाउड्स हैं। आजकल जो दुनिया जा रही है ना ऑटोमेशन के ऊपर, जो इस टाइम कंपनीज में सबसे ज्यादा डिमांडेड टूल्स है, वो क्यूबरनेटिस है, एंड सेकंड वन इज द टेराफॉर्म। टेराफॉर्म का क्या बेनिफिट है? टेराफॉर्म असल में होता है, टेराफॉर्म को कहते हैं
इट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कह लें या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कह लें, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब ये होता है, यहां से करते हैं, सपोज दैट कि आपका क्लाउड आप यूज कर रहे हैं एडब्ल्यूएस क्लाउड आपने यूज किया, इस क्लाउड के ऊपर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या चल रहा होगा? आप कहते हैं भाई हमारे पास कोई 4 वेब सर्वर्स चल रहे हैं, सेकंड के ऊपर मैं कहता हूं 2 हमारे एप्लीकेशन सर्वर चल रहे हैं, थर्ड पे मैं कहता हूं मेरे पास 2 डेटाबेस सर्वर्स चल रहे हैं। पूरा हमने सिक्योरिटी नेटवर्क, पूरा सिक्योरिटी डिजाइन किया हुआ है, जो चल रहा है, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजाइन किया हुआ है, वो भी चल रहा है। हमारे पास स्टोरेज बकेट्स चल रही हैं जहां पर हमने डेटा स्टोर किया हुआ है। हमारे पास कुछ कैशिंग की सर्विस चल रही हैं, हमने वो यूज की हुई हैं। हमारे पास, यानी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर रफली बता रहा हूँ, इट्स नॉट द वे। कुछ डीएनएस की सर्विसेज चल रही हैं, उसके अलावा भी चले कुछ और भी डाल लेते हैं। हमारे पास पूरा क्यूबरनेटिस यहाँ पर चल रहा है, हमारे पास यहाँ पर डॉकर इमेजेस यहाँ पड़े हुए हैं, यानी कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मैन्युअली यानी कंसोल के थ्रू जाके बनाया था। अब हम चाहते हैं कि हम उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी कोड में कन्वर्ट करें। क्यों कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है? यानी कि मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, मैं चाहता हूं कि उसको, कंपनीज ऐसा में चाहती हैं कि अब हम अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने चलाया हुआ है, इसको कोड में कन्वर्ट कर दूं। कि हमने जो चीजें मैन्युअली बनाई है, अब हम मैन्युअली ना बनाए, बल्कि हम उसको किसी कोड के थ्रू, किसी यानी कि लैंग्वेज में भी कोड में कन्वर्ट करें, और जब कोड में कन्वर्ट हो जाए तो इसके थ्रू हम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करें। अब वो इम्प्लीमेंटेशन करने का बेनिफिट क्या होता है कि अगर हमें कंपनी कहती है यार एक सर्वर और ऐड कर दो, 5 कर दो, तो हम यहां पर कोड में चेंज करेंगे, ना कि मैन्युअली चेंज करेंगे। एक लाइन चेंज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, चेंज खुद ही हो जाएगा। हमें सर्वर पे नहीं, हमें यानी कि कंसोल पे जाना। ये सारा कुछ हम लोगों ने बनाया था कंसोल के थ्रू, यानी GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कंसोल के थ्रू हमने बनाया था। लेकिन कंपनी कहती है नहीं, अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कोड के थ्रू बनाना है। तो यहां पर भी आप लोग हो गया, मैंने कोडिंग का कहा नहीं आएगी, ये कोडिंग भी बहुत ईजी है यार, ये इनको मैं कोडिंग मानता नहीं हूं, इसलिए मैं इनको कह रहा हूं। अदरवाइज अदरवाइज अगर आपको डराना हो ना, या आपको भगाना हो, या यानी कि थोड़ा सा, तो बात ये कि हमारे लिनक्स, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कोडिंग कहाँ कहाँ यूज हो रही है, यानी कि आपको स्क्रिप्ट्स या आपको काम कहाँ कहाँ करना पड़ सकता है। लिनक्स है, डॉकर है, गिट, इसे गिट में नहीं है, एनसिबल है, उसके बाद जेंकिंस है, उसके बाद क्यूबरनेटिस है, उसके बाद टेराफॉर्म, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लैंग्वेजेस कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं और कौन कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है। यहाँ पर यूज हो रही है बैश। बैश जो है वो बहुत ईजी है यार। सिर्फ लिनक्स की जो कमांड्स हम उस पर कमांड लाइन इंटरफेस पे लिखते हैं, उसको अगर हम किसी स्क्रिप्ट में डाल दें तो एक बैश बन जाता है। लेकिन उसमें पूरे इफ एल्स कंडीशंस और ये चीजें आ जाती हैं, बट यार बात ये कि कहीं से स्टार्ट तो करना है ना, कुछ तो करना है, और इट्स नॉट टफ। तो इसीलिए ये बताने का पर्पज है। डॉकर के अंदर यूज होती है YAML। YAML येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज है, और ये बहुत इजी होती है, ह्यूमन रीडेबल, असल में कहते हैं इसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। यानी कि इतनी आसान है कि किसी, जिस तरह मैंने ये लाइनें लिखी हुई ना, इस समझ लें इसी तरह ये लाइंस हमने किसी एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखनी है, इतनी यानी कि इजीली बन जाती है। और कोई इसमें वो कर्ली ब्रैकेट्स और पाइथन की तरह, कोई पाइथन भी बल्कि इजी है कंपैरेटिवली, जावा या किसी सी लैंग्वेज की तरह नहीं है ये। एनसिबल के अंदर भी YAML यूज होती है, जेंकिंस के अंदर ग्रूवी यूज होती है, और ग्रूवी कुछ भी नहीं है यार, इसका टेम्पलेट। हालांकि करना क्या होता है, अगर आपने कभी कोड लिखना भी है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे जेंकिंस ग्रूवी टेम्पलेट, आप टेम्पलेट पकड़ेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेम्पलेट, बना बनाया टेम्पलेट होता है, उसके अंदर आपने सिर्फ अपने कोड लिखना होता है। वो मैं आपको इंशाल्लाह वो ट्रिक सिखाऊंगा पूरे कोर्स कंटेंट के अंदर। ये देखें, इसका टेम्पलेट दिखाता हूँ, इसका टेम्पलेट यहाँ पर जब भी कुछ सर्च करना ना उस टाइम नहीं मिलता। चले वो तो आपको उस टाइम दिखा दूंगा, बहुत इजी है। ब्रैकेट यानी कि एक पूरा टेम्पलेट बना है, उसके अंदर आपने कोड डालना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इट्स नॉट अ टफ। अच्छा, क्यूबरनेटिस के अंदर भी YAML यूज होती है, और टेराफॉर्म के अंदर यूज होती है HCL, हाशिकोप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। और एक बात याद रखना, ये सब चीजें अपनी जगह हैं।
टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन, बाकी सब की भी, लेकिन टेराफॉर्म की और क्यूबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेशन इतनी आसान है कि आपको अगर टेराफॉर्म का कोई कोड लिखना पड़े, उसका मैक्सिमम पार्ट आपको नेट पे ही मिल जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे, AWS EC2 इंस्टेंस टेराफॉर्म एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल लेना या कोड लेना, टेराफॉर्म की अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरे मॉड्यूल्स बने हुए हैं और आपको वो एग्जाम्पल के साथ देंगे, आपने वही कोड अपने उसमें डालना है और आपका यहाँ पर चल रहा होगा। मैंने मॉड्यूल में चला गया, ये देखें, ये पूरा टेम्पलेट है। मैं इस पूरे टेम्पलेट को उठाऊंगा, इसमें नाम चेंज करूंगा, कुछ अपने AMIs ये मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं, ये चेंज करूंगा, तो बस ये पूरा टेम्पलेट है। आप ये पूरा लिखना है ही नहीं, हमने यहाँ से उठाना है और अपना इंप्लीमेंट करना है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी है कि यानी कि आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा दूंगा, लेकिन वो सारा कुछ कोर्स का पार्ट है, अभी सब कुछ नहीं मैं दिखा रहा, तो वो आपको मिल जाएगी। तो HCL लिखनी नहीं है हमने, स्क्रैच से कभी भी नहीं लिखनी होती, हमने नेट से टेम्पलेट्स पकड़ने, उसको चेंज करना है, एंड देन वी विल डू दैट। ठीक है, तो यहाँ पर HCL आ जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या होता है, पूरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी कोड में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन वी विल रन इट एंड बिल्ड एंड मेक द चेंजेस यूजिंग द कोड। ठीक है, तो आखिरी जो पार्ट था बस वो ये कि हम अपने कोर्स कंटेंट के अंदर क्या करेंगे। इंशाल्लाह ये पूरा कोर्स हमारा चलेगा 7 नहीं है 8 है, ये थोड़ी ओल्ड स्लाइड है। लाइव सेशंस होंगे इंशाल्लाह इसी तरह जिस तरह आज मैंने पढ़ाया। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार लाइव हम पढ़ नहीं सकते, अगर हमने पढ़ना तो हम यूडेमी पे क्यों नहीं पढ़ लेते, या हम किसी और टूल पे किसी और जगह पे उधर ना, तो यानी कि वो एक रिकॉर्डेड सेशन होता है, आपको सपोर्ट उस हद तक नहीं मिलती। यहाँ पर मैं भी अवेलेबल हूँ, मेरी टीम भी अवेलेबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोफेशनल सर्टिफाइड, तो हम लोग अवेलेबल हैं। और ऑब्वियसली मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी इस चीज के गवाह हैं कि बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होता है, और इसी तरह मैं बोलता ही जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद LMS अवेलेबल है, हमारे सारे सेशन, जिस तरह आज का सेशन ये रिकॉर्डेड है, ये यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह मैं चैनल पे डाल दूंगा, वहां पर होगा। लेकिन जो हमारे बाकी सेशंस होंगे वो कल के बाद, कल भी ओपन होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह वो सारे प्राइवेट होंगे और सिर्फ वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए होंगे, तो वो इंशाल्लाह आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा सारा काम जो है इसमें पूरे कोर्स में 90% जो है वो हैंड्स ऑन ही है। हम लोगों ने ज़्यादातर हैंड्स ऑन ही काम करना है। थ्योरेटिकल पार्ट यही है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, हम कल से इंशाल्लाह लिनक्स की कमांड के अंदर घुस चुके होंगे इस टाइम तक, तो वो ये है। उसके अलावा बहुत सारे सेशंस हैं, मैंने अभी काउंट नहीं किया कितनी स्लाइड्स हैं इसकी, जितने भी आर्ट्स की रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। उसके अलावा स्लाइड्स, रिकॉर्डिंग, लैब्स, असाइनमेंट, क्विजेज, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है इंशाल्लाह, को 5-7 बल्कि अराउंड 10 है, 7 to 10 प्रोजेक्ट्स हैं सारे, अगर मैं काउंट कर लूँ, जो कि आपको इंशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। और मैं अवेलेबल हूँ, मेरी टीम अवेलेबल है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं। एल्बेस टेक मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, और उसके बाद हम लोग आखिर में जो मेरा सबसे टॉप अच्छा स्टूडेंट होता है, सर्टिफिकेट सबको मिलते हैं, लेकिन टॉप स्टूडेंट को हम एक अवार्ड भी देते हैं, जो कि पिछले बैच का भी इंशाल्लाह कुछ दिन में अनाउंस हो जाएगा और उसको इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। सो अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा चैट में आप लोगों को। क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं। मैं क्वेश्चंस के ऊपर आता, किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन मैं पढ़ लूँ पहले, आप लोगों ने जहाँ मैंने छोड़े थे। ओके, सिर्फ मुझे 5-7 मिनट और लगेंगे, उसके बाद सेशन खत्म करते हैं। अच्छा, मुझे क्वेश्चन ये हुआ है सर, प्लीज इंक्लूड मॉनिटरिंग। हाँ, मॉनिटरिंग मुझे कहा हुआ है किसी ने, तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि एक बात याद रखें, मुझे पढ़ाने का शौक है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं चीज़ें इंक्लूड कर सकता हूँ, बट अगर जिस तरह आज की ऑडियंस बैठी है पूरे थ्रू आउट द कोर्स बैठी रहे, मैं बहुत सारी चीज़ें करा दूंगा। ऑब्वियसली ये मोटिवेशन होती है जब स्टूडेंट ज्यादा बैठे हों और इंटरेक्टिवली वो कर रहे हों, तो फिर पढ़ाने का मजा आता है। अदरवाइज तो बंदा फिर कहता है यार कि मैं मॉनिटरिंग क्यों इंक्लूड करूं, वो ऑब्वियसली इट्स एक्स्ट्रा थिंग, लेकिन जो कि मैंने अभी से अनाउंस नहीं की हुई, बट इट्स डिपेंड कि मैं एट द एंड ऑफ द सेशन शायद इंक्लूड कर दूं इसको। ठीक है, जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, इसके बाद क्वेश्चन किया हुआ, विल इट कवर द लिनक्स। हाँ, लिनक्स बेसिक से ही स्टार्ट होनी है, मैंने बताया LSC कमांड से स्टार्ट होनी है। जिसको लिनक्स आती है और वो क्या नाम है छोड़ना चाहता है, यानी कि वो लिनक्स की सेशन तो बेशक वो 1-2 सेशन छोड़ सकता है, लेकिन वो डॉकर से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि लिनक्स के बाद फिर मैंने डॉकर के ऊपर मूव करना है इंशाल्लाह। मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ पूरा रोड मैप क्या होगा हमारा। अच्छा, बिल्कुल डॉकर हम कैसे कवर करेंगे, डॉकर से पूछा, वो ऑब्वियसली बड़ा मेजर पार्ट है, उसके बगैर हम क्यूबरनेटिस नहीं सीख सकते। बिल्कुल रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में आपको, जिस तरह मैंने आपको बताया, जावा की एक एप्लीकेशन हम इंशाल्लाह करेंगे, कुछ हम लोग छोटी छोटी एप्लीकेशंस करेंगे, तो आपको उधर से ऑब्वियसली रियल प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। और
अच्छा एक कैसे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आपने क्वेश्चन किया था कि जस्ट AWS इज नथिंग। हाँ हाँ बिल्कुल AWS, लेकिन एक बात याद रखो, AWS को नथिंग कहना भी गलत है। मैं AWS में काम करता हूँ, पाकिस्तान की मार्केट में बहुत चले थोड़ा रियलिस्टिक रहते हैं तो 50%, 50-55% ज्यादा मेजोरिटी पर जो कंपनीज हैं वो AWS यूज कर रही हैं, इंटरनेशनल एज वेल। तो AWS अगर आप कर लेते हैं देन यू कैन इजीली डू एनी अदर क्लाउड एज वेल, लेकिन AWS मेजर पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन है, नहीं HTML की समझ नहीं है, HTML इज नथिंग। HTML ऐसा में हमने पहले बताया ना कि डेवलपमेंट नहीं करनी, हमने डिप्लॉयमेंट्स करनी है। ये कोर्स डिप्लॉयमेंट्स का डेवलपमेंट का नहीं है, तो HTML तो बड़ा बेसिक चीज आ जाती है, तो वो इसमें नहीं है। अच्छा आई थिंक यू शुड, हाँ बिल्कुल, मैंने कामरान कहा है कि मैं अगर मॉनिटरिंग पे गया तो मैं प्रोमीथियस और ग्राफाना ही है मेरा टारगेट। मैं आपको दिखा सकता हूँ अपना एक रीसेंट प्रोजेक्ट भी जिधर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किए हुए, लेकिन चीज ये कि अगर आप लोग जो है वो करोगे, क्या नाम है, आओगे यानी कि मोटिवेशन शो करोगे, तो ऑब्वियसली मैं उसको करूंगा इंशाल्लाह कवर। ये मैंने भी इम्प्लीमेंटेशन की किसी क्लाइंट के लिए इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। ये मॉनिटरिंग है, उनके पूरे सर्वर के स्टैट्स, उनकी हर चीज जो है वो यहाँ पर चल रही है। और ये मॉनिटरिंग है जो कि हम लोग, ये इनके 3 सर्वर्स हैं जिनको मैं चल रहा हूँ। इनके वैसे ऐसे में 7-8 हैं, लेकिन कुछ सर्वर्स रात को बंद हो जाते हैं, दिन में चल जाते हैं, तो इसलिए इनकी ये मॉनिटरिंग है जो कि हमारी चल रही है। सो ये प्रोमीथियस, ये ग्राफाना है, इसके बैकएंड पे प्रोमीथियस चल रहा है, तो ये मॉनिटरिंग आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। हाउ कैन अ पर्सन गेट द जॉब इन DevOps फील्ड? हाँ अच्छा क्वेश्चन है कि क्या फ्रेशिस को जो है वो कंपनीज हायर करती हैं कि नहीं करती। इसका आंसर ये है कि ऑब्वियसली चांसेस कम होते हैं, ऑनेस्टली चांसेस कम होते हैं। जस्ट एक मिनट मुझे दें, मैं एक चीज शेयर कर दूं। मेरी आज लगता है टीम अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक डाल दिया है, किसी ने करनी हो तो वहां से वो registration.lbstack के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अच्छा अच्छा एक चीज वैसे रह गई थी, वो थी कोर्स आउटलाइन, आप लोगों को नहीं दिखाई मैंने, जिसमें हम चीजें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। ये devops.lbstack.com के ऊपर आप जाके जो ना अपना देख सकते हैं सारा कुछ। यहाँ पर ही मैंने डाली हुई है ये सारी कोर्स आउटलाइन पड़ी हुई, लिनक्स की ये है, इसके अलावा गिट की ये पड़ी हुई है, जेंकिंस, डॉकर, ये सारा कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा अब बात करने थे, ये क्वेश्चन था कि फ्रेशिस को जॉब और ये चीज, एक बात याद रखें, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मिलते भी रहते हैं और आप लोग भी हैं, और मैंने भी रिसेंटली एक डेवऑप्स कॉन्फ्रेंस में भी एक कुछ एज अ स्पीकर गया था, तो मैंने वहां पर भी आंसर दिया था कि इंटरव्यूज डिफेंड करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर करना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लोग ऑनेस्टली सही तरीके से पढ़ें तो आप लोग इंशाल्लाह इस चीज के साथ जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसके साथ अपने इंटरव्यूज डिफेंड कर सकते हैं। और एक बात याद रखें, जो मैं प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं परफॉर्म, तो आप इजीली अपनी सीवीज के अंदर, अपनी रिज्यूमेस के अंदर उसको मेंशन कर सकते हैं कि हमने अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। क्योंकि अगर आप उसको डिफेंड कर सकते हैं, ये मैंने वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, डिफेंड करना, ये नहीं कि आपने फेक इन्फॉर्मेशन लिखनी। फेक इन्फॉर्मेशन तो 1 मिनट में खुल के सामने आ जाएगी, जब आपसे क्वेश्चन होगा आपको पता चल जाएगा कि आपको आता है कि नहीं। आप अच्छे से पढ़ें, मेरे कराए हुए प्रोजेक्ट्स को अपनी सीवी में डालने के, भाई ये प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, ये प्रोजेक्ट्स ये नहीं कि मैंने इससे पढ़ते हुए किए हैं, आपके मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में किए हैं। क्योंकि देखिए मैंने जब फर्स्ट अपनी डेवऑप्स की जॉब ली थी, तो मैं प्रीवियसली मैंने बताया ना मैं आईटी में काम कर रहा था, मैंने अपनी कुछ चीजों को जो मैं आईटी में कर रहा था, मैंने उसको कहा कि मैंने ये सारा कुछ डेवऑप्स के टूल्स के थ्रू किया, हालांकि मैंने नहीं किया हुआ था, लेकिन मैंने उसको इसलिए मेंशन किया बिकॉज मुझे उसकी बैकएंड की अंडरस्टैंडिंग थी। मुझे ये पता था कि भाई ये चीजें होती कैसे हैं, ये मैंने की हैं, एक दफा अपने हाथ से गुजारी हैं। जब मैं उसको गुजार के अपने हाथ से एक दफा उसको अच्छे से डिफेंड कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली मैं उसको अपनी उसमें मेंशन कर सकता था, और मैंने किया भी, और ऑब्वियसली उसकी बेसिस के ऊपर मुझे जॉब, पहली जॉब इस तरह ही मिलती है। और दूसरी चीज ये कि मेरे पास मेरे क्योंकि रेगुलरली मैं इंटरव्यूज लेता हूँ कंपनीज के साथ, हमारा एल्बेस्टेक के काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज भी हैं, मैं 1-2 सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हमारी टीम अभी भी 1-2 सॉफ्टवेयर में का नाम नहीं अभी लूंगा, लेकिन चीज ये कि काफी हद तक मेरे रेफरेंसेस और हमारी टीम के रेफरेंसेस, एल्बेस्टेक के रेफरेंसेस जो कि हमसे कंपनीज आके पूछती हैं, डायरेक्टली कंपनीज आती हैं कि जिनको क्या नाम है हायर करना है, जिनको यानी कि डेवऑप्स रिसोर्सेज हायर करने हैं, तो ऑब्वियसली मैं उनके लिए रेकमेंड करता हूँ मैं, लेकिन रेकमेंड उसको ही करता हूँ जिसको मैं फील करता हूँ कि यार ये अच्छा इसने पढ़ा है और इसने यानी इसको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। और एक चीज मैं लास्टली भूल गया कि मेरे लास्ट सेशन में सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से ये चीज नहीं हो सकी, लेकिन मैं दोबारा ये वादा कर रहा हूँ कि इस डेवऑप्स के बैच के अंदर
हर यानी कि स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे तो मैं एक सेशन जरूर रखता हूँ जिसमें व्हेन एवर माय स्टूडेंट्स आर अवेलेबल और रेडी कि उनके कॉन्सेप्ट वो कहते हैं हमने आपका सारा कंटेंट यानी कि परफॉर्म कर लिया है, उनको पढ़ लिया है, तो मैं उनका इंटरव्यू सेशन लेता हूँ, यानी कि 1-to-1 इंटरव्यू लेता हूँ और उनकी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, उनको उनकी वीकनेसेस बताता हूँ कि भाई ये चीजें आपकी होने वाली हैं दूर, यानी कि दूर करनी है, और 1-to-1 इंटरव्यूज होंगे मेरे सेशंस के एंड पे। और फिर जो उनमें से अच्छे स्टूडेंट्स होंगे मैं उनको ऑब्वियसली किसी कंपनीज में जरूर रिकमेंड करूँ, चाहे वो फ्रेशीज ही क्यों ना हो, क्योंकि कंपनीज में ऐसे हैं कई कंपनी जिनको मैं अगर कहूँ तो वो ऑनेस्टली रख भी लेते हैं। सो दिस इज द आंसर। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज हम सेशन खत्म करेंगे क्योंकि मैंने बहुत बोल लिया। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई हैंड रेस कर सकता है और यानी वॉइस मैं यानी कि अपने को अनम्यूट करके भी कर सकता है क्वेश्चन, तो वेलकम टू क्वेश्चन, यानी कि आप कर सकते हो जी। कोई हैंड रेस करना चाहता है या चैट पे भेजना चाहता है तो बता दे, अगर नहीं है तो फिर हम सेशन खत्म करते हैं। अच्छा, कल हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह इसी टाइम 1 बजे होगा, और हम इंशाल्लाह कल से लिनक्स स्टार्ट करेंगे, लिनक्स की थोड़ी सी थ्योरी कवर करेंगे एंड देन फिर हम लोग CLI के अंदर घुस जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसा मेरा नंबर है, इसके ऊपर एक मैसेज ड्रॉप कर दो और आपको सारी डिटेल जो ना मैं अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ इधर, तो आप लोग इसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर लो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और आप लोग फीस से रिलेटेड या आप लोग को कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग वहाँ पर मुझे वैसे भी अप्रोच कर सकते हो। कोई नहीं भी मुझसे पढ़ रहा या नहीं भी करता तो ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि बिकॉज मेरी कम्युनिटी है, AWS DevOps की कम्युनिटी है जिसमें ऑब्वियसली सारे पर्सन अवेलेबल हैं। अच्छा, वकास कह रहे हैं कि मैं अपनी जर्नी बता दूं, तो मैंने वैसे बताई थी। ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन आई थिंक आई विल टेल। ओके, थैंक यू सो मच। अभी तक के लिए इतना है, जिसने ड्रॉप करना वो ड्रॉप कर सकता है, बट कल इंशाल्लाह 1 बजे सेशन होगा और वो होगा इंशाल्लाह लिनक्स का।